अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों ने अली बाबा का सरफेस देख लिया, इंटरनली देख लिया कि अली बाबा किस तरह का होता है, वो मैंने आपको पिछली वीडियोस में दिखा दिया। अब हम बात करने जा रहे हैं कि हमने सप्लायर से कांटेक्ट किस तरीके से करना है। अब आप लोग ये भी सोच सकते हैं कि ये कोई बताने वाली बात है, सप्लायर से कांटेक्ट व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं, वीचैट पे भी कर सकते हैं, लेकिन प्रोफेशनली जब आप काम कर रहे होते हैं, आप सोर्सिंग के लिए प्राइसिंग ले रहे होते हैं, कोई भी काम कर रहे होते हैं, तो वो व्हाट्सएप वगैरह पे नहीं होता। उसके अप्रोप्रिएट कुछ तरीके होते हैं, कुछ उसके लिए असूल होते हैं कि आपने किस तरीके से रब्ता करना है सप्लायर से। उस पे मैं आपको प्रैक्टिकली भी करके दिखाऊंगा कि हम सप्लायर से कांटेक्ट, हमारे पास एक टैब आ रहा होता है कांटेक्ट सप्लायर का, और एक होता है ऑर्डर नाउ का। ऑर्डर नाउ या प्लेस ऑर्डर पे हम नहीं जाएंगे, वो हमारे से रेलेवेंट नहीं है, हमारा काम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम कोई भी प्रोडक्ट जब सोर्स करने जा रहे हैं तो उसमें कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि जो ऑलरेडी लोग बेच रहे हैं हम उससे थोड़ा सा अलग करते हैं, कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट होती है। फॉर एग्जांपल, एक बंदा एक पिलो बेच रहा है और उसके अंदर फिलिंग है 600 ग्राम्स की। हो सकता है हम जो पिलो बेचने जाएं, हम कहते हैं जी हम उसकी फिलिंग रखेंगे 700 ग्राम्स। अब जब हम 700 रखेंगे तो हम सप्लायर को पहले बताएंगे कि हमें 600 वाला नहीं चाहिए, हमें 700 वाला चाहिए। तो उसके साथ जब बात करनी होगी, पहले हमें अपनी कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट की डिटेल बतानी होगी, तो हम उससे कांटेक्ट करेंगे या लाइव चैट करेंगे। अच्छा, लाइव चैट पे भी हम लोग कम जाते हैं, उसकी रीजन ये है पाकिस्तान और चाइना का टाइम डिफरेंस। अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, पहले भी बता चुका हूँ कि जरूरी नहीं है कि सिर्फ चाइना से ही मिलता है सामान और हम सिर्फ चाइना से ही लेते हैं। हम किसी भी और कंट्री से ले सकते हैं, लेकिन रूटीन में नॉर्मली 70, 80, 90% सोर्सिंग हम चाइना से करते हैं। तो क्योंकि वहां का और पाकिस्तान का टाइम डिफरेंस है, तो बाज दफा ऐसा होता है यहाँ पे और टाइम है, वहां पे और है, तो लाइव चैट पे वो अवेलेबल नहीं होंगे। तो इसलिए हम कॉन्टेक्ट सप्लायर का मेथड ही यूज करते हैं। कोई भी चीज लेनी है तो उससे पहले आपने जिस बंदे से लेनी है या जो थर्ड पार्टी है उससे कांटेक्ट करेंगे, उससे बातचीत करेंगे, उसे अपनी रिक्वायरमेंट बताएंगे कि जी मुझे इस रिक्वायरमेंट के इस प्राइस रेंज में ये चीज चाहिए। अब ये भी होता है, आप सप्लायर के पास जाते हैं, आप उसे कहते हैं कि जी ये आप $5 का दे रहे हैं पिलो, लेकिन मुझे $4 में चाहिए, तो मुझे बताएं आप मुझे कैसे देंगे। तो सप्लायर आपको बता देगा जी ठीक है, अगर नॉर्मल फिलिंग 500 ग्राम है आप 450 ग्राम करवा लें। अगर उसके ऊपर जो कवर है वो 100% कॉटन है तो आप 80% कॉटन करवा लें, 20% आप पॉलिस्टर करवा लें, तो फिर आपको ये $4 में या 4.5 में मिल जाएगा। तो आपने सप्लायर से कांटेक्ट करके उसे अपनी जब रिक्वायरमेंट बतानी है तो आपने कांटेक्ट सप्लायर का टैब यूज करना। आइए अब इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि ये काम होता कैसे। अब हम अलीबाबा पे आ गए और हमने एग्जांपल ले ली ना पिलो की, कि हम पिलो खरीदने जा रहे हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पिलो। पिलो लिख के हमने एंटर किया तो इसने हमें ये डिटेल्स दे दी कुछ सप्लायर्स की। अच्छा, पहला ही सप्लायर जो हमारे पास आ रहा है, क्या मैं इससे कांटेक्ट करूं? बिल्कुल नहीं करूंगा, क्योंकि इसके पास ये सिर्फ एक जेम आ रहा है। हमने क्या सीखा था कि मिनिमम 3 जेम्स होने चाहिए, तब हम उस सप्लायर से कांटेक्ट करेंगे। तो इस सप्लायर को हम छोड़ देते हैं, हम नीचे चले जाते हैं। नीचे फिर एक आ रहा है, हम और नीचे चले जाते हैं। चलें जी, हमें मिल गया जी 4 जेम्स वाला सप्लायर मिल गया, और ये वेरीफाइड भी है और 2 साल से ज्यादा भी इसको हो गए हैं। ठीक है, अब हम इससे कांटेक्ट करेंगे। अच्छा, आप देख रहे हैं यहाँ पे कांटेक्ट सप्लायर और चैट नाउ, जो मैंने आपको पहले बताया, यहाँ पे हमारे पास ये दोनों टैब्स आ रहे हैं। एक तो ये ऑप्शन है कि आप यहाँ पे सिंपली क्लिक करें कांटेक्ट सप्लायर पे और इससे रब्ता कर लें, और बेहतर होगा कि हम लोग डायरेक्टली इसके लिंक पे चले जाएं। ये जो भी फैक्ट्री है, हमने इनके लिंक पे क्लिक किया, हमारे पास एक नया टैब खुल गया। अब इस टैब पे हमारे पास ये ऑप्शन आ रही है कांटेक्ट सप्लायर की और चैट नाउ की। और जो एक और चीज बताई थी, हमने रिस्पांस टाइम चेक करना है, तो रिस्पांस टाइम इसका लेस देन 6 आवर्स है, ये हमारे सामने आ रहा है। और प्रोटेक्शन का मैंने आपको बताया था, जो 5 असूल बताए थे, 5 टिप्स जो बताई थी, उसमें 5वीं ये है प्रोटेक्शन भी आ रही है, ट्रेड एश्योरेंस। इसका मतलब है कि ये हमारे क्राइटेरिया पे फॉल करता है सप्लायर, हम इससे राब्ता कर सकते हैं। अब इससे राब्ता करने का क्या तरीका है? सिंपल सा तरीका है, हम कांटेक्ट सप्लायर पे क्लिक करेंगे। नॉर्मली हम जब भी सोर्सिंग कर रहे होंगे हम कांटेक्ट सप्लायर पे जाएंगे। उसकी रीजन मैं आपको बता चुका हूँ कि टाइम डिफरेंस होता है, तो हम चैट नाउ पे नहीं जाएंगे। सिर्फ चाइना की बात नहीं है, हो सकता है आपका सप्लायर अमेरिका से हो सकता है यूके से हो, आप पाकिस्तान में बैठे हैं, सप्लायर किसी भी कंट्री से हो सकता है। तो टाइम डिफरेंस की वजह से आपको चैट नाउ की ऑप्शन पे हो सकता है बाज दफा वो अवेलेबल ना हो, तो हम हमेशा इस पे जाएंगे। और हमें वो बता भी रहा है कि लेस देन 6 आवर्स में ये लोग रिप्लाई भी कर देते हैं। तो जब हमें रिप्लाई आ जाता है 6 घंटे में, तो कोई मसले की बात नहीं, हम लाइव चैट को भी इग्नोर करते हैं। हमने क्लिक किया कॉन्टेक्ट सप्लायर पे, हमारे पास ये एक नया टैब आ गया नीचे।
यहाँ पे आप टाइप करेंगे जो भी आपकी क्यूरी है, जो भी आपकी प्रोडक्ट है, आपने प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है, आपने मल्टीपल इंफॉर्मेशन लेनी है। फॉर एग्जांपल अगर हम पिलो की बात करते हैं तो हम कहते हैं जी पिलो में 3 कैटेगरीज हैं, एक में कम फिलिंग है, एक में मीडियम फिलिंग है, एक में एक्स्ट्रा फिलिंग है। तो आप उससे यहाँ पे लिखेंगे कि मुझे तीनों की प्राइस दें, कि अगर मैं 500 ग्राम फिलिंग में जाता हूँ तो मुझे आप कितने का पिलो देंगे, 600 ग्राम्स में जाता हूँ तो कितने का पिलो देंगे, 700 ग्राम्स में जाता हूँ तो कितने का पिलो देंगे। यहाँ पे आपने जो लिखना है वो डिपेंड कर रहा होगा आपकी प्रोडक्ट के ऊपर। अब ये नहीं कि अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पिलो कितने का है, 500 ग्राम कितने का है, आपकी प्रोडक्ट ग्लास है, आप ये देखें जी हाफिज अहमद ने तो बताया था जी यहाँ पे ये लिखना है तो आपने कॉपी पेस्ट कर देना। यहाँ पे आपने कॉपी पेस्ट नहीं करना, यहाँ पे आपने खुद लिखना है। अच्छा, इसमें लिखने में एक चीज में आप रिलैक्स रहें। अगर आप में से किसी की इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी नहीं है, मैटर नहीं करती हैं, इतनी ज्यादा मैटर नहीं करती है इस काम के अंदर, स्किल्स मैटर करती हैं। तो आप यहाँ पे अगर कोई आपसे ग्रामर की मिस्टेक भी हो जाएगी, स्पेलिंग गलत भी हो जाएगा तो कोई टेंशन की बात नहीं। पहला काम तो आप लोग ये करेंगे कि आप गूगल ट्रांसलेट यूज कर लेंगे, आप वहां से या ग्रामरली या कोई भी और ऐसी ऐप यूज कर लेंगे कि आपकी ग्रामर या स्पेलिंग की मिस्टेक वो ठीक कर देगा। अच्छा, यहाँ पे आप जो भी रिक्वायरमेंट है आपकी वो यहाँ पे लिखेंगे। ऐड अटैचमेंट की हमारे पास ऑप्शन आ रही है, ऐड अटैचमेंट पे आप क्लिक करेंगे और आपने यहाँ पे जहां भी आपने अपनी कोई फाइल रखी है सिस्टम में वो उठा के अटैच कर देंगे। यहाँ पे ऑफ कोर्स आप ओपन करेंगे और आके सेंड इंक्वायरी नाउ पे क्लिक कर देंगे। अच्छा, सवाल ये है कि जी अटैचमेंट क्यों लगानी है? इसलिए लगानी है कि आपने कुछ प्रोडक्ट ऐसी होंगी जिनकी आपको पिक्चर भी भेजनी होगी कि जी मेरी ये प्रोडक्ट है, मुझे इसकी सोर्सिंग चाहिए, मटेरियल मुझे ये चाहिए, पैकेजिंग ये चाहिए, साइज ये चाहिए, लेकिन पिक्चर ये है। तो हर प्रोडक्ट ऐसी नहीं होगी कि आप बगैर पिक्चर के सिर्फ बातों में उससे प्राइस लेंगे, वो कहेंगे जी आप हमें पिक्चर भी दिखाएं, तो आप वो फाइल अपने यहाँ पे अटैच कर दें जो भी आपकी प्रोडक्ट होगी। अब आपने यहाँ पे लिखना क्या है कि हम अगली वीडियोस में सीखेंगे। जब हमारा टॉपिक आएगा कि हम RFQ या टर्म्स पे भी आपने परेशान नहीं होना, सारी टर्म्स भी आपको बताई जाएंगी और इन पे जब हम प्रैक्टिकली काम करेंगे तो आपको बताया जाएगा आपने यहाँ पे क्या लिखना है, कौन सी ऐसी लाइंस हैं जो आपने हर प्रोडक्ट के लिए लिखनी है और कहाँ पे उसको कस्टमाइज करना है, अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक लिखना है। ये सारी चीजें हम अगली वीडियोस में सीखेंगे। चलें जी, आप लोगों ने प्रैक्टिकली देख लिया, कोई मुश्किल काम नहीं है और ये पूरा कोर्स ही इसी तरह है। कहीं ना कहीं अगर आपको लगे कि थोड़ा सा मुश्किल है तो बस ये सोच लीजिएगा कि 2 या 3 दफा जब आप उस टॉपिक को गो थ्रू करेंगे तो आपको लगेगा ये बहुत ही आसान काम है। ये कितना इजी काम था, कॉन्टैक्ट सप्लायर पे क्लिक किया और जाके सप्लायर से हमने बातचीत कर ली, सेंड इंक्वायरी के बटन पे क्लिक किया और उससे हमने अपनी इंक्वायरी भेज दी। उसके बाद हमें उसका रिप्लाई आ जाएगा। कहाँ आएगा रिप्लाई, मैसेजेस कहाँ पे होंगे, डिटेल में ये काम कैसे होगा अगली। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम लोग अब सीखने जा रहे हैं कि हमने जो कोटेशन के लिए रिक्वेस्ट करनी है वो किस तरीके से करनी, यानी जिसे हमने कहा था RFQ, रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन। अच्छा, पहली बात ये कि जी RFQ है क्या? रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन ये है कि जब भी आपने कोई चीज खरीदनी होती है होलसेल में, आपके पास 2 ऑप्शन होती हैं। एक ऑप्शन ये होती है कि आप अलग अलग शॉप पे जाते हैं और उनसे जाके पूछते हैं कि मुझे आप ये चीज कितने में देंगे, और एक है आपके पास कि आप एक ही मैसेज एक ही दफा में 100, 200, 300 लोगों को भेज देते हैं और फिर वो आपसे कांटेक्ट करते हैं और आपको खुद बताते हैं जी मैं आपको ये प्रोडक्ट इतने में दे दूंगा, मैं इतने में दे दूंगा, मैं इतने में दे दूंगा। इसका एक नुकसान भी है। नुकसान ये है कि आपको जिस का मैसेज आएगा आपको मैन्युअली जाके वो चेक करना पड़ेगा कि वो हमारे क्राइटेरिया पे पूरा उतर रहा है, 2 साल से पुराना है, मिनिमम 3 जेम्स हैं, रिस्पांस रेट और वो सारी चीजें जो मैं आपको बार बार बता चुका हूँ वो आपको अलग अलग देखनी पड़ेंगी। लेकिन एक हिसाब से ये भी है कि आप सिर्फ एक ही दफा करेंगे और आपको बहुत से लोग खुद ही कांटेक्ट कर लेंगे कि जी मैं आपको ये प्रोडक्ट इतने में दे दूंगा। तो इसकी एक नॉर्मल सी एग्जांपल है कि आप लाहौर के अंदर किसी एरिया में कोई चीज बाय करना चाहते हैं तो एक ऑप्शन है कि आप हर प्रॉपर्टी डीलर के पास जाएंगे। एक ऑप्शन ये है कि आप अपना एक इश्तिहार बना के हर प्रॉपर्टी डीलर को भिजवा देंगे, बस उससे बात नहीं करेंगे और वो खुद आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपसे राब्ता करेंगे, जिसके पास वो ऑप्शन होगी। क्योंकि जो हम RFQ भेजेंगे उसमें हम अपना बजट भी लिखेंगे, अपनी प्रोडक्ट हर चीज लिखेंगे। हो सकता है आधे लोग आपसे राब्ता ही ना करें, वो कहें जी इनका बजट कम है, इस बजट में मैं तो अफोर्ड नहीं कर सकता, मैं आपको ये प्रोडक्ट इस प्राइस पे नहीं दे सकता, वो आपसे कॉन्टेक्ट ही नहीं करेगा। तो एक ऑप्शन तो जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दी कि आप पिलो की हमने एग्जाम्पल ले रही,
और एक ये RFQ है कि ये कैसे सेंड होता है। आइए अब इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। चलें जी, मैंने आपको बता दिया इस बारे में RFQ क्या होता है। अब हम इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। तो उसी तरह अलीबाबा पे आ गए। अच्छा, पहले जब मैंने यहाँ पे पिलो लिखा था तो मैंने पिलो लिख के बस एंटर कर दिया था। क्यों एंटर कर दिया था? क्योंकि मैंने प्रोडक्ट पे गया था। अभी मैं यहाँ पे सप्लायर सेलेक्ट करूंगा। जब आप RFQ के लिए जाएंगे तो आप सप्लायर करके फिर पिलो या जो भी प्रोडक्ट है वो लिख के आप एंटर कर देंगे या सर्च पे क्लिक कर देंगे। अब उसके पास ये देखें, ये हमारे पास ऑप्शन आ रही है, ये यहाँ पे 1 रिक्वेस्ट मल्टीपल कोड्स, यानी आप एक रिक्वेस्ट करेंगे लेकिन आपको बहुत से लोग राब्ता कर लेंगे आपकी प्रोडक्ट के अकॉर्डिंगली। हमने इस पे क्लिक कर दिया तो हमारे पास एक नया टैब खुल गया जिस पे हमारे पास ऑप्शन आ रही है सबमिट RFQ। सबमिट RFQ की हमारे पास ऑप्शन आ रही है और ये नीचे वैसे आ रहा है कि पास 90 डेज का डाटा, RFQs कितने सेंड हुए, इंडस्ट्रीज क्या आती है, एक्टिव सप्लायर्स, कंट्रीज, रीजन, एवरेज कोटेशन ड्यूरेशन, ये हमारे से रेलिवेंट नहीं है। हमने सिंपली सबमिट RFQ पे क्लिक कर दिया और अब ये कह रहे हैं जी प्रोडक्ट की बेसिक इंफॉर्मेशन दें आप। तो हम कर देते हैं जी, हम कहते हैं जी हमारी प्रोडक्ट का नेम पिलो है। वो कहते हैं जी कैटेगरी सिलेक्ट करें। कैटेगरी हम आ गए और हमने ये सजेशन आ रही है लेकिन मैं आपको शुरू से करके दिखाता हूं। हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे होम एंड किचन में या होम टेक्सटाइल्स में। होम टेक्सटाइल आ गया। ये कैटेगरी आपको पता चल जाएगी जब आप प्रोडक्ट हंटिंग करेंगे ना, तो हंटिंग में आप कैटेगरी फाइनल करते हैं अपनी, और आपको आइडिया भी हो जाता है ना कि अगर जब आप 2-3 दफे इसको देखेंगे आपको पता चल जाएगा पिलो है तो वो बेडिंग की कैटेगरी है, ज़ाहिर है बेडरूम से रिलेटेड है पिलो। अगर फर्ज करें आप बात करते हैं किसी आउटडोर प्रोडक्ट की, तो जिस तरह फुटबॉल आ जाता है तो फुटबॉल आपको पता है कि स्पोर्ट्स में आ जाएगा। आउटडोर की बात करें तो गार्डनिंग की जो प्रोडक्ट्स आ जाती हैं वो आउटडोर में आती हैं, गार्डनिंग में आती हैं, वो आप वहां से देख लेंगे। तो हम यहाँ पे होम टेक्सटाइल्स पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ये हमारे पास आगे फिर ऑप्शन दे रहा है सब कैटेगरी। सब कैटेगरी में आ गया पिलोज एंड कुशन। अच्छा, अब ये सब कैटेगरी क्या है? अगेन मैं आपको शॉर्ट से एग्जांपल देता हूं कि आपने एक प्रॉपर्टी खरीदनी है लाहौर में। अब लाहौर के अंदर डिफरेंट टाउन्स हैं, तो लाहौर मेन कैटेगरी होगी, फिर डिफरेंट टाउन्स जो है वो उसकी सब कैटेगरी होगी। तो इसी तरह सब कैटेगरीज हो सकती हैं किसी भी चीज की। पिलोज एंड कुशन में आने के बाद हमने कहा जी ये बेड पिलोज, ये हमारी कैटेगरी होगी प्रोडक्ट की। हमने यहाँ पे ओके कर दिया। अब उससे हमसे पूछा जी सोर्सिंग की आपकी टाइप क्या है, आपकी प्रोडक्ट कस्टमाइज प्रोडक्ट है, नॉन कस्टमाइज है। हमने हमेशा करना है कि कस्टमाइज प्रोडक्ट है, क्योंकि हम प्राइवेट लेबल की बात कर रहे हैं। प्राइवेट लेबल आपका अपना ब्रांड, जब आप अपनी प्रोडक्ट बना रहे हैं तो वो हमेशा कस्टमाइज होगी। आप उसको अपने हिसाब से बनाएंगे। आप फिलिंग ज्यादा करेंगे, फिलिंग कम करेंगे, क्वालिटी अच्छी रखेंगे, कभी आप क्वालिटी अच्छी नहीं रखेंगे, जो मार्केट में बिक रहा है हम उस हिसाब से। ये सब हंटिंग के अंदर आप लोग सीख चुके हैं। तो अब सोर्सिंग के अंदर आपने सिंपली इसी पे क्लिक करना है कि आपकी प्रोडक्ट कस्टमाइज्ड है, यानी उसमें कोई ना कोई चेंजिंग है। अच्छा, कस्टमाइज पे आपने क्लिक कर लिया। अब वो पूछ रहा है जी क्या चीज कस्टमाइज है। एक है फॉर एग्जांपल आपके पास एक ड्रिंक है, अब आपने वही ड्रिंक बनाया, आपने कहा जी इसमें सिर्फ कस्टमाइज ये है कि ऊपर लोगो मेरा लगाना है आपने। एक है आप कहते हैं ये असेंबलिंग में ही कस्टमाइजेशन है, कि अगर एक ड्रिंक के अंदर फिलिंग 250 ml है, आप कहते हैं जी मेरे ड्रिंक में फिलिंग 300 ml होगी, तो अब ये कस्टमाइजेशन ही आ गया ना। पैकिंग चेंज हो जाएगी, उसके अंदर मटेरियल ज्यादा यूज होगा, 250 ml और चीज है, 300 ml और चीज है। तो जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक हम कहते हैं जी कस्टमाइज लोगो है। ये एग्जांपल ले लेते हैं, कस्टमाइज लोगो पे हमने क्लिक कर दिया। अब हम आ जाते हैं जी सोर्सिंग पर्पस। वो पूछ रहा है कि आपको किस लिए चाहिए ये प्रोडक्ट। हम कहते हैं जी हमें रिटेल के लिए चाहिए, कि हम होलसेल में लेंगे और हम आके इसको रिटेल में बेचेंगे। हमने इसको अमेज़न पर बेचना है या वॉलमार्ट पर या पाकिस्तान में दराज पर या ईबे पर या इट्सी पर, कहीं भी किसी भी मार्केट प्लेस में बेचना है। आपने होलसेल में लेना है और रिटेल में बेचना है, तो आप कहेंगे जी मुझे रिटेल में चाहिए प्रोडक्ट। वो कह रहे जी आप क्वांटिटी बता दें। हम कहते हैं जी 100 है जी क्वांटिटी हमारी। आगे वो पूछ रहे हैं पीसेस के, एक बैग के अंदर कितने पीसेस होंगे या बॉक्स में कितने होंगे। आप उसको बताएंगे मुझे ये बॉक्स पैकिंग में चाहिए या बैग की सूरत में चाहिए या किसी भी और। ये आपके पास इस पे मल्टीपल ऑप्शंस आ रही हैं। हम कहते हैं जी हमें ये बॉक्सेस की शेप में चाहिए, कि बॉक्स के अंदर हमें टोटल ये क्वांटिटी चाहिए। अच्छा, ट्रेड टर्म्स जो है ये काफी सारी आ रही हैं, इसको हम किसी और वीडियो में प्रॉपर डिस्कस करेंगे, लेकिन हम सिर्फ 3 पे बात करेंगे। FOB पे,
EXW पे और DDP पे। बाकी जो आ रही है वो आप छोड़ दें, वो हमारे से रेलेवेंट नहीं है। और ये मैं आपको बार बार बता चुका हूं कि जो चीज हमसे रेलेवेंट नहीं है हम बिला वजह उस पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। जिस चीज का आपको जीरो बेनिफिट है वो हम नहीं सीखेंगे, वो हमारी जरूरत ही नहीं है। हम इस कोर्स में सिर्फ वो चीज सीखेंगे जो हमारे काम आनी है। तो प्राइस हम 3 तरह की लेते हैं, FOB, EXW और DDP। ये हम अगली वीडियोस में सीखेंगे कि FOB क्या है, EXW क्या है और DDP क्या है। हम कहते हैं जी नॉर्मली हम कोशिश करते हैं कि हम DDP लेते हैं जी प्राइस। तो हम यहाँ पे नीचे आ गए, यहाँ पे हमें यकीनन DDP की ऑप्शन मिलेगी। ये DDP आ गई हमारे पास, हमने DDP ले ली। अच्छा, वो कह रहे जी आपका मैक्सिमम बजट क्या है। हम कहते हैं जी मैक्सिमम बजट ना, अगर हम 100 पिलोस लेते हैं तो हमारा लेस देन $1000 है जी। या आगे USD आ रहा है, या कोई भी करेंसी आप यहाँ पे सेलेक्ट कर दें, जिस भी करेंसी में आप करना चाह रहे हैं, लेकिन US डॉलर में ही आपको करना चाहिए। अच्छा जी, यहाँ पे हमने US डॉलर सेलेक्ट कर लिया। अब नीचे वो डिटेल्स पूछ रहे हैं हमसे। अब डिटेल्स आ रहा है, हर प्रोडक्ट की अलग अलग होगी। अगर पिलो है तो मैं यहाँ पे डिटेल लिख दूंगा कि आई नीड 100 पिलोज विद 500 GSM फिलिंग। ये जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है। अगर आप फॉर एग्जांपल विकेट्स की बात कर रहे हैं, क्रिकेट के लिए जो विकेट्स यूज होती हैं, मूवेबल विकेट्स, आप उसकी बात कर रहे हैं, वो बाय करना चाह रहे हैं, तो आप उसे बताएंगे जी वुड वर्क अच्छा होना चाहिए, जो लकड़ी की हैं वो बहुत अच्छा मटेरियल होना चाहिए। अगर आप स्टील में ले रहे हैं तो उसमें किस तरह का मटेरियल होना चाहिए, कलर कौन सा होना चाहिए, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है वो आप यहाँ पे लिख देंगे। और यहाँ पे आप अटैच कर देंगे जो भी उससे रिलेटेड, अगर आपके कोई ऐसी प्रोडक्ट है जिससे कोई सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड है आपको, अगर कोई फूड की प्रोडक्ट है, कोई मेडिकेशन से रिलेटेड प्रोडक्ट है, कोई भी आपकी रिक्वायरमेंट है, तो आप यहाँ पे अपना वो डॉक्यूमेंट लगा देंगे, या अपनी पिक्चर्स यहाँ पे, आप अपनी पिक्चर नहीं, जो भी आपकी प्रोडक्ट है उसकी पिक्चर आप यहाँ पे अपलोड कर देंगे। अब ये नीचे आ रहा है जी शिपिंग मेथड भी हमारे पास आ रहा है। शिपिंग एंड पेमेंट के शिपिंग मेथड आपने कौन सा यूज करना है, आपने बाय एयर प्रोडक्ट लेनी है, बाय सी लेनी है, या लैंड, यानी लैंड फ्रेट से मुराद ये है कि अगर कोई चाइना से फॉर एग्जांपल आपने हांगकांग लेके जाना है, तो आप कहते हैं जी हमें बाय रोड भिजवा दें। तो वो आपको इस सारी कैलकुलेशन, क्योंकि आप DDP प्राइस ले रहे हैं, ये मैं आपको अलग वीडियो में बताऊंगा कि DDP क्या होती है, तो आपको बताना होगा कि आपको किस मेथड के थ्रू अपने प्रोडक्ट चाहिए। हम कहते हैं जी हमें एयर फ्रेट चाहिए जी, बाय एयर हमें भिजवा दें। वो कह रहा है जी डेस्टिनेशन आपकी, कि आपको डेस्टिनेशन से मुराद है किस कंट्री में चाहिए आपको प्रोडक्ट, UK में चाहिए, USA में, हम कहते हैं जी दुबई में चाहिए हमें। वो कहते हैं जी आपको किस पोर्ट पे चाहिए सामान। अब ये आपको डिटेल गूगल से मिलेगी किसी भी कंट्री की, ये UK में कितनी पोर्ट्स हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी एक लिवरपूल है जी पोर्ट। पोर्ट का मतलब होता है कि जहाँ पे बहरी जहाज आके रुकते हैं और जहाँ पे सामान वगैरह मिलता है। जिस तरह पाकिस्तान की बात करें तो कराची पोर्ट है, ज़ाहिर है जहाँ समंदर होगा वही पोर्ट होगी। अब कराची पोर्ट से सामान निकलेगा तो आपने अगर पाकिस्तान में सामान मंगवाना है, आपकी डेस्टिनेशन एग्जांपल ले लेते हैं पाकिस्तान है, तो आप कहेंगे जी कराची पोर्ट। अगर UAE है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, तो उसमें डिफरेंट पोर्ट्स हैं, अबू धाबी है, दुबई है। जो भी आपने सेलेक्ट करनी है वो आप यहाँ से अपनी पोर्ट सेलेक्ट कर लेंगे, उसको बता देंगे, जो नियरेस्ट होगी अमेजोन के वेयर हाउस से। जब आप ये शिपिंग में आप ये सारी चीजें सीखेंगे कि जब आप शिपिंग लेबल क्रिएट करते हैं तो अमेजोन आपको कहता है कि मेरे इस वेयर हाउस पे सामान भिजवा दें। अब अगर वो वेयर हाउस दुबई के अंदर है तो आप चूज करेंगे दुबई पोर्ट, कि वहां से करीब पड़े और कंटेनर की कॉस्ट हमें आगे कम आनी चाहिए। अगर आप दुबई पोर्ट चूज करते हैं, जाना अबू धाबी में है आपका सामान अमेजोन के वेयर हाउस में, तो आपको कॉस्ट पोर्ट के बाद आगे ज्यादा पड़ जाती है। तो ये हमने यहाँ पे सेलेक्ट करना है। अच्छा जी, लीड टाइम। लीड टाइम होता है कि ये प्रोडक्ट मुझे इतने टाइम में मिलनी चाहिए, यानी आप लीड टाइम सेलेक्ट कर लेते हैं कि जी 21 डेज या 28 डेज। और लीड टाइम आपका स्टार्ट कब होता है, जब आप इनिशियल पेमेंट सप्लायर को कर देते हैं। तो यहाँ पे आपने अपना लीड टाइम दे दिया जी 21 डेज दे दिया जी हमने। पोर्ट भी हमने एग्जांपल ले ली, तो हम यहाँ पे दुबई लिख देते हैं। पेमेंट मेथड कि आप वाया बैंक TT लगवाते हैं या आप वेस्टर्न यूनियन करते हैं, मनीग्राम करते हैं, ये पेमेंट के डिफरेंट तरीके हैं। आप ऑनलाइन क्रेडिट या डेबिट कार्ड से भी पे कर सकते हैं। ये हम पेमेंट्स के अंदर प्रॉपर चीजें सीखेंगे। यहाँ से आपने पेमेंट मेथड अपना सेलेक्ट किया और उसके बाद आपने सबमिट पे क्लिक कर दिया। अब जब आपने सबमिट पे क्लिक किया तो ये बहुत से सप्लायर्स के पास इंफॉर्मेशन चली गई कि एक बंदा है जिसको पिलोस चाहिए, इतने पिलोस चाहिए, ये उसका बजट है। अब वो आपको रिप्लाई करना शुरू कर देंगे। अच्छा, वो जो आपको रिप्लाई करेंगे वो आपके पास कहाँ पे आ रहे होंगे,
वो ये जब आप अली बाबा पे जाते हैं, मेन जो आपका अकाउंट है अली बाबा का, वो आप सीख गए हैं कि अकाउंट कहाँ से बनता है, तो ये मैसेजेस का टैब आ रहा है। जो बंदा आपको कोई भी उसका रिप्लाई करेगा तो वो आपको यहाँ मैसेजेस के टैब में शो होगा। ये देखें, जिस तरह मैसेंजर में आपको शो होता है, फेसबुक मैसेंजर होता है ना, जिसका भी मैसेज आता है वो आपको मैसेंजर में शो हो रहा है। जिस तरह व्हाट्सएप पे होता है, डिफरेंट आपके पास कॉन्टैक्ट्स हैं, तो हर किसी का अलग अलग मैसेज, जहाँ भी ये देखें ये अलग अलग शो हो रहा है। हम जिस पे क्लिक करेंगे वो हमारे पास यहाँ पे शो हो जाएगा, यहाँ पे हम उसको देखेंगे और ये नीचे ऑप्शन आ रही है प्लीज टाइप योर मैसेज। यहाँ पे हम उसको जो भी रिप्लाई करना है, जिस तरह नॉर्मल फेसबुक मैसेंजर पे आप लोग रिप्लाई करते हैं, यहाँ आप उसको उस तरीके से रिप्लाई कर देंगे। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम लोग सीखने जा रहे हैं ट्रेड एश्योरेंस क्या होती है। ट्रेड एश्योरेंस अगर मैं आपको आसान अल्फाज में बताऊं तो फर्ज करें आपके किसी बंदे से कोई डील हो रही है। अब आपको नहीं पता कि जिससे आपकी डील हो रही है वो कौन है, कैसा है, आपके साथ फ्रॉड तो नहीं कर लेगा, तो आप किसी बंदे को दरमियान में एज अ गारंटर रख लेते हैं कि जी इस बंदे की गारंटी होगी। अब वो बंदा कौन होता है? वो बंदा ऐसा होता है जिसकी कोई मार्केट में वर्थ होती है, जिसका कोई सोसाइटी में नाम होता है। इसी तरह ट्रेड एश्योरेंस अली बाबा पे होती है। अब अली बाबा क्या करता है, वो आपको कहता है जी अगर आप ट्रेड एश्योरेंस के थ्रू पेमेंट करेंगे तो मेरी गारंटी है कि अगर कोई मसला हुआ तो आपके पैसे वापस मिल जाएंगे। ट्रेड एश्योरेंस काम कैसे करती है? इसमें होता यह है कि आपसे पेमेंट ले ली जाती है, लेकिन अली बाबा सप्लायर को पेमेंट नहीं देता, अपने पास होल्ड कर लेता है। जब आपको सामान मिल जाता है तो तब उसकी पेमेंट रिलीज होती है, और ये एक बहुत बड़ी बेनिफिट की चीज है। अच्छा, लोग ट्रेड एश्योरेंस क्यों नहीं करते? फिर इसलिए नहीं करते, कुछ लोग नहीं करते जो कि बहुत गलत करते हैं और उसमें उनके सारे पैसे भी डूब जाते हैं। वो ये करते हैं, वो कहते हैं जी ट्रेड एश्योरेंस की क्या जरूरत है, 3% या 4% हमें एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। वो कहते हैं जी हम क्यों पे करें, हम ये अपने पैसे बचा लेते हैं। उस बचाने का नुकसान ये होता है कि आपको कोई भी प्रॉब्लम आ गया तो आप किसी भी सूरत क्लेम नहीं कर सकते। अगर ट्रेड एश्योरेंस नहीं है तो अली बाबा कोई जिम्मेदारी नहीं लेता आपके पैसों की, इसलिए ट्रेड एश्योरेंस बिल्कुल लाजमी है। अच्छा, अब उसमें यह है कि अली बाबा की मर्जी है। कुछ सप्लायर्स ऐसे होते हैं कि फिर उनका ट्रस्ट लेवल बन जाता है अली बाबा के साथ, बहुत पुराने हो जाते हैं, मिलियंस में उनका बिजनेस हो जाता है, पॉजिटिव फीडबैक, पॉजिटिव रिव्यूज इतने अच्छे हो जाते हैं कि अली बाबा कहते हैं कि ठीक है आप पेमेंट अभी ले लें, अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो हम आपसे वापस मांगेंगे, आप वापस कर दीजिएगा। ये हमारा मसला नहीं है। अली बाबा चाहे हमसे लेके उनको फौरन पैसे दे दे, चाहे अपने पास होल्ड करे, जब तक हमें सामान मिल नहीं जाता हमें इसमें कोई टेंशन नहीं, क्योंकि हमने ट्रेड एश्योरेंस ली हुई है। हमें पैसे देने का जिम्मेदार अली बाबा है अगर कोई मसला आता है तो। ये सेम केस अमेज़न में होता है। अमेज़न पे जब आप एज अ सेलर काम कर रहे होते हैं तो अमेज़न आपको पेमेंट करता है एवरी 14 डेज। 14 डेज के बाद क्यों पेमेंट करता है कि जितने ऑर्डर्स आपके पास 14 दिन में आए हैं वो आपके बायर को मिल जाए, उसका फीडबैक आ जाए कि उसे मिला भी है, नहीं मिला, गलत मिला है, किसी को रिफंड करना है, तो अमेज़न आपके पैसे रोक के रखता है। लेकिन एक टाइम आता है आपका अकाउंट पुराना हो जाता है, आपका ट्रस्ट लेवल बन जाता है, अमेज़न कहता है कि आप जब चाहें अपने पैसे ले लें। अगर आज मेरी सेल $10,000 की हुई है और मेरे अकाउंट में $10,000 शो हो रहा है तो अमेज़न कहता है ठीक है आप 10,000 लेना चाह रहे हैं, आप सारे पैसे ले लें, हालांकि अभी आपने ऑर्डर शिप नहीं किए हैं। अमेज़न को ये भी खतरा हो सकता है कि अगर आपने ना शिप किए, लेकिन अमेज़न को भी पता है कि आप मिलियंस ऑफ डॉलर्स का बिजनेस कर रहे हैं, आप ऐसा नहीं करेंगे। फिर भी अगर आप कर जाते हैं तो अमेज़न फिर भी बायर को पे करता है, अमेज़न जिम्मेदारी लेता है। अमेज़न कहता है कि अगर आपको ऑर्डर नहीं मिलेगा कोई मसला नहीं, मैं पे करूंगा। लेकिन अमेज़न आपको भी फैसिलिटेट कर रहा है कि ये पुराना सेलर हो गया है, इस पे इतना ट्रस्ट लेवल बनता है कि अगर ये ऑर्डर कोई भी बेच चुका है तो ये पैसे आज ले ले और कोई मसला नहीं, ऑर्डर 4 दिन के बाद कस्टमर को मिल जाएगा। सेम केस अली बाबा पे होता है। अली बाबा भी यही करता है कि वो आपसे पैसे ले लेता है और जब जो लोग पुराने हो जाते हैं उनको फौरन पे कर देता है, और जो नए होते हैं उनके पैसे रोक के रखता है कि जब ऑर्डर्स मिल जाएंगे मैं तब आपको दूंगा। लेकिन हमने इस टेंशन में नहीं पड़ना कि सप्लायर 2 साल पुराना है या 10 साल, मिनिमम 2 साल होना चाहिए जो हमारा क्राइटेरिया है। अब आपने देख लिया कि सप्लायर के पास ट्रेड एश्योरेंस है, अगर नहीं है तो हम ऐसे सप्लायर के साथ ऑर्डर प्लेस ही नहीं करेंगे। ये बात आपने अपने माइंड में रख लेनी है। आपको कुछ भी हो जाए, कितने भी आपके पैसे बच रहे हों, आपको बेनिफिट हो रहा हो, ऑर्डर जल्दी मिल रहा हो, एक्स्ट्रा फेवर्स मिल रही हों, फ्री में यूनिट्स मिल रहे हों, शिपिंग में पैसे बच रहे हों, हमने ऑर्डर प्लेस नहीं करना ऐसे बंदे के साथ जो ट्रेड एश्योरेंस के थ्रू पेमेंट नहीं लेता या जो हमें ट्रेड एश्योरेंस ऑफर नहीं करता।
हाँ, दूसरा हल आपके पास क्या है? पेपाल। पेपाल इटसेल्फ गारंटर है, बीच में वो खुद गारंटी ले रहा है। तो अगर आप पेपाल के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं तो तब आपको ट्रेड एश्योरेंस की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पेपाल के थ्रू पेमेंट करने का मतलब ही यही है कि अगर कोई मसला आया तो आप पेपाल को क्लेम करेंगे। पेपाल भी फीस चार्ज करता है ना, 4% या 5%। पेपाल आपसे परसेंटेज चार्ज कर रहा है, या आपके सप्लायर से चार्ज कर रहा है, या दोनों से चार्ज कर रहा है। वो डिपेंड कर रहा होता है, डिफरेंट केसेस में डिफरेंट चीजें होती हैं। तो पेपाल भी आप यही समझें कि ट्रेड एश्योरेंस है, लेकिन जब ट्रेड एश्योरेंस का लफ्ज आ जाता है तो ये अलीबाबा की हो जाती है। लेकिन जब हम पेपाल के थ्रू कर रहे हैं तो गारंटी हमें फिर भी मिल रही है, लेकिन अब ये गारंटी हमें पेपाल दे रहा है। पेपाल एक पेमेंट मेथड है ना, आपने अपना बैंक अकाउंट लिंक किया होता है, वहां से उस बैंक अकाउंट के थ्रू आप पेमेंट कर रहे हैं पेपाल से गुजार के। तो अब पेपाल ने उसमें जिम्मेदारी ले ली है जी, अगर मसला होगा तो मैं रिफंड करूंगा। कोई भी मसला होगा, आपके ऑर्डर में कोई मसला आ गया है, आपको प्रोडक्ट पूरी नहीं मिली, क्वालिटी में इशू आ गया है, डिलेज हो गए हैं, आप कहते हैं जी डिले मुझे तो इस डेट को मिलना था, इससे लेट हो गया, आप फिर भी क्लेम कर सकते हैं। ये सारी चीजें आपकी कॉन्ट्रैक्ट में तय होती हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट जब आप सप्लायर के साथ कर रहे हैं तो उसमें आपने इन चीजों का ख्याल रखना है कि उससे सारी चीजें तय हो जाएं कि जी मुझे इतने दिन में सामान मिलेगा, अगर इससे लेट होगा तो आप मुझे 5% या 10%, अगर एक हफ्ता लेट है 5% आप मुझे रिफंड करेंगे, 2 हफ्ते लेट है 10% करेंगे, 1 महीना लेट है 20% करेंगे, 2 महीने से ऊपर हो गया तो मैं ऑर्डर लूंगा ही नहीं, फिर मुझे नहीं चाहिए, मेरा बिजनेस लॉस हो जाएगा, मेरी प्रोडक्ट उसके बाद नहीं चलेगी, फिर मुझे नहीं चाहिए, आप वापस रख लें, मुझे 100% रिफंड देंगे। ये सारी चीजें आपने अपने सप्लायर से तय करनी है, जो कि वेरी करती हैं सप्लायर टू सप्लायर भी और प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट भी। लेकिन ट्रेड एश्योरेंस बहुत जरूरी है। अस्सलाम वालेकुम। हम लोग सीखने जा रहे हैं कि शिपिंग मेथड्स क्या होते हैं और इनको टर्म्स क्या होती हैं। पहले तो हम ये सीख लेते हैं कि ये इन अल्फाज का मतलब क्या है। शिपिंग मेथड का मतलब है कि आपने जो प्रोडक्ट अपने सप्लायर से खरीदनी है वो आपको किस तरीके से भेजेगा, इसको हम कहते हैं ये शिपिंग मेथड्स हैं। किस तरीके से भेजने का मतलब है वो आपको समंदर के रास्ते भेजेगा या एयरप्लेन के थ्रू भेजेगा, बाय एयर आपके पास प्रोडक्ट आएगी या बाय रोड आएगी। और इनको टर्म्स होती हैं कुछ इंटरनेशनल ऐसी टर्म्स हम लोग यूज करते हैं कि वो टर्म यूज करने से अगला बंदा समझ जाता है कि आपकी बात का मतलब क्या है। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं जी हमें डीडीपी प्राइस चाहिए। डीडीपी का मतलब है कि डिलीवर ड्यूटी पेड। इससे हमें गर्ज नहीं है कि इससे क्या बनता है, आपको इसका मतलब आना चाहिए। इसका मतलब ये है कि आप पाकिस्तान में बैठे हैं, लाहौर में, आपने एक ऑर्डर प्लेस किया और आपने सप्लायर को बताया मुझे डीडीपी प्राइस चाहिए। सप्लायर को पता चल गया कि आपके डीडीपी बोलने का मतलब ये है कि आप जहां रहते हैं आपके घर में या आपके वेयर हाउस में आपको सामान चाहिए। आपने इस टेंशन में नहीं पड़ना कि आप कोई एजेंट हायर करें और फैक्ट्री से वो सामान उठाए, फिर वो आपका बहरी जहाज पे रखे और फिर यहाँ पे आए, अलग अलग 2-3 बंदे हायर करें। आप कहते हैं मुझे डीडीपी चाहिए। तो इनको टर्म, कुछ ऐसी टर्म्स होती हैं जो हम यूज करते हैं जिससे बात अगले को आसानी से समझ में आ जाती है। अच्छा, पहले हम डिस्कस कर लेते हैं शिपिंग मेथड्स। शिपिंग मेथड्स मेनली इसमें हम 3 या 4 यूज करते हैं। मेनली तो 3 है, एयर शिपिंग, सी शिपिंग और कोरियर। और बाय रोड भी हो सकता है, लेकिन बाय रोड बहुत ही कम होता है, क्योंकि हम नॉर्मली अमेजोन के बिजनेस की बात करें तो हम अमेरिका, यूके, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में कर रहे हैं, यूरोप में कर रहे हैं। सामान 99% केसेस में चाइना से ले रहे हैं, तो बाय रोड तो नहीं लेते हम, वो तो बाय सी आएगा या बाय एयर आएगा। या कोरियर। कोरियर का मतलब ये होता है कि अगर आपके थोड़े यूनिट्स हैं, आप कहते हैं जी ये आप मुझे बाय कोरियर भिजवा दें। अब कोरियर में अगरचे फिर दोनों ऑप्शंस आ जाते हैं जी आपको कौन सा कोरियर चाहिए, बाय एयर या बाय सी। लेकिन कुछ केसेस में होता है जी कोरियर आपको टाइम देता है कि 10 दिन में मिलेगा। अब वो 10 दिन में चाहे बाय सी लेके या बाय एयर लेके, वो उसका मसला है, आपका मसला नहीं। लेकिन आपको नॉर्मली आइडिया तो हो जाता है कि 10 दिन में बाय सी तो नहीं मिल सकता चाइना से यूके में, वो तो ऑफ कोर्स बाय एयर ही आएगा। तो आपके पास मेथड्स हो जाते हैं बाय एयर और बाय सी के, अगर हम कोरियर को भी साइड पे कर दें। अब हमारे पास 2 बच गए। बाय एयर आपको पता है जी जहाज पे आएगा सामान, लेकिन किस पे, हवाई जहाज पे। और बाय सी का मतलब है कि बहरी जहाज पे आएगा, शिप पे सामान आएगा आपके पास। अब इसमें फर्क क्या है? ऑफ कोर्स जब बाय सी आएगा तो आपके पैसे कम लगेंगे, बाय एयर आएगा तो पैसे ज्यादा लगेंगे, क्योंकि जाहिर बात है बाय एयर के चार्जेस हमेशा ज्यादा होता है कि सामान जल्दी पहुंच रहा है आपके पास, और जो एयरप्लेन होता है उसमें जगह कम होती है। अब जगह कम है, सामान जितना आएगा तो सामान के पर केजी रेट उसका ज्यादा होता है। शिप बहुत बड़े बड़े होते हैं, वो स्लो भी चलते हैं, और बहुत बड़ा शिप होता है
उसके अंदर बहुत ज्यादा कंटेनर्स आ जाते हैं तो फिर प्राइस पर यूनिट जो है वो कम हो जाती है। तो आप लोग अब ये चूज करते हैं अपने प्रॉफिट मार्जिन के हिसाब से भी। आप देखते हैं कि जी मैं ग्लास बेचने जा रहा हूं और ये ग्लास मुझे कॉस्ट कर रहा है $5 का, लेकिन $5 का तब मुझे कॉस्ट कर रहा है अगर ये बाय सी आएगा। अगर ये बाय एयर आएगा तो आप कहते हैं जी बाय एयर आएगा ये तो मुझे $6 का कॉस्ट करेगा, मेरा तो प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगी, तो हम इसको बाय सी ऑर्डर करेंगे। कुछ केसेस में हम क्या करते हैं कि जब हम देखते हैं कि हम इधर से आउट ऑफ स्टॉक जा रहे हैं, आउट ऑफ स्टॉक का मतलब है हमारी दुकान पे सामान खत्म होने वाला है, हम कहते हैं जी आज अगर हमारी दुकान पे सामान खत्म हो जाता है, जो भी बायर आएगा वो वापस चला जाएगा, तो वो दोबारा हमारी शॉप पे नहीं आएगा, वो कहेगा इनके पास सामान होता ही नहीं है। आप सप्लायर को कहेंगे जी मुझे 500 यूनिट बाय एयर भेज दो और 5000 यूनिट बाय सी भेज दो, कि बाय एयर आके अभी मेरे वो बिक रहे होंगे, तो जब तक वो बिकेंगे बाय सी वाला सामान मेरे पास पहुंच जाएगा। या कुछ लाइट वेट आइटम है, आप कहते हैं बिल्कुल ही लाइट वेट है, ये हमें बाय एयर ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम अफोर्ड कर सकते हैं, प्रॉफिट मार्जिन को अफेक्ट नहीं कर रही, हम बाय एयर ले लेंगे। लेकिन नॉर्मली बाय सी जाएंगे। और कुछ केसेस में जब आउट ऑफ स्टॉक जा रहे होंगे या जल्दी लॉन्च करना है, या जब आपने री ऑर्डर किया हुआ है, ऑलरेडी बिक रहे हैं, री ऑर्डर किया और आपको कुछ यूनिट्स जल्दी चाहिए, तो कुछ बाय एयर आ जाएंगे, कुछ बाय सी आ जाएंगे। ये दो शिपिंग मेथड्स हैं। अब आ जाते हैं जी इनको टर्म्स पे। इनको टर्म्स हमने मेनली 3 अपने जहन में रखनी है, एफओबी, डीडीपी और EXW, एक्सवर्क्स प्राइसेस। अच्छा जी, एक्सवर्क प्राइस आपकी वो होती है कि अगर आपको एक फैक्ट्री कहती है जी मैं आपको $3 में एक ग्लास बना के देता हूं, फैक्ट्री वाला आपको कहता है जी $3 में एक ग्लास मिलेगा, लेकिन ये ग्लास आपके बना के मैं अपनी फैक्ट्री में रख दूंगा, यहां से उठाने आपने खुद है। अब आप एक थर्ड पार्टी एजेंट हायर करते हैं, वो वहां से जाता है, सामान उठाता है, कंटेनर में रखता है, पोर्ट पे लेके आता है, वहां से शिप में डालता है और आपके पास यूके पहुंच जाता है या यूएस से पहुंच जाता है। ये होती है एक्सवर्क्स प्राइस, कि फैक्ट्री वाले को इससे कोई गर्ज नहीं है कि आपका सामान कौन उठाएगा, कब पहुंचेगा, कब नहीं, उसने रेडी करके अपने पास रख दिया। जब आपने उसको फुल पेमेंट कर दी, फुल पेमेंट से पहले इंस्पेक्शन याद रखनी है, इंस्पेक्शन करवा ली, फुल पेमेंट कर दी, अब आपने अपना सामान खुद उठवाना है, तो ये है एक्सवर्क प्राइस। अच्छा, आप उसे कहते हैं जी नहीं, ऐसा करें कि आप मुझे एटलीस्ट पोर्ट तक तो सामान दे दें। यानी अगर आपका सप्लायर शंघाई में है, चाइना में, और उसकी शंघाई एक बहुत बड़ा शहर है, अब आप उसे कहते हैं जी ठीक है आप जहां भी हैं मुझे शंघाई पोर्ट पे दे दें सामान। वो आपको कहते हैं जी पोर्ट पे अगर मैं दूंगा तो मैं $3.10 चार्ज करूंगा, 10 सेंट में ऊपर चार्ज करूंगा। आप कहते हैं ठीक है, बजाय इसके कि मैं एक नया बंदा ढूंढूं जो वहां से उठाए और लेके जाए, उसको भी तो मैंने पे करना है, तो बेहतर है भाई आप ही मुझे दे दें एफओबी। तो जब वो बंदा आपको अपने शहर की या अपने मुल्क की पोर्ट पे दे रहा है तो वो एफओबी है, दूसरे मुल्क की पोर्ट पे नहीं। अगर आप चाइना से सामान ले रहे हैं और आप कहते हैं मुझे यूके पोर्ट पे दे दो, ये एफओबी नहीं है। एफओबी ये है कि आप कहते हैं कि मुझे यहां पे दे दो, अपने मुल्क में, जिस मुल्क से आप सामान खरीद रहे हैं उस मुल्क की किसी भी पोर्ट पे दे दो, जो भी आपका रेट तय हो जाता है, तो उसको हम कहेंगे ये एफओबी प्राइस है। एक प्राइस आ जाती है फिर डीडीपी। आप कहते हैं जी क्या मैं एक एजेंट हायर करूंगा, उसे कहूंगा जी शिप पे क्या रेट लोगे, कब यूके पहुंचेगा, यूएसए पहुंचेगा, कैसे रिलीज होगा। आप उसे कहते हैं जी फैक्ट्री वाले को जी ये काम भी आप ही करें, एजेंट आप ही हायर करें, मैंने नहीं हायर करना, मुझे नहीं पता मुझे अगला बंदा कैसा मिलेगा, क्या होगा। और जब सामान फैक्ट्री से निकल गया, थर्ड पार्टी के पास चला गया, एजेंट के पास, और फैक्ट्री वाले से आपने एक्सवर्क लिया था या एफओबी लिया था, एफओबी मिल गया, अब सामान लेट हो गया, नहीं पहुंचा, तो आप सप्लायर को कॉन्टेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आपको उससे तय ही हुआ था एफओबी या एक्सवर्क प्राइस। अब एक्सवर्क आपने ले ली तो सप्लायर जिम्मेदार नहीं है। आपने कोशिश करनी है कि आपने हमेशा डीडीपी प्राइस लेनी है, ताकि जब तक आपका सामान आपके वेयर हाउस पे या आपके घर पे नहीं पहुंच जाता, सप्लायर के सर पे तलवार लटकती रहे। सप्लायर को पता हो कि अगर इस बंदे का सामान टाइम पे नहीं पहुंचा या लेट हो गया या खराब हो गया, कोई मसला हो गया, तो मुझे रिफंड करना पड़ेगा। तो हमने कोशिश करनी है कि हमने डीडीपी प्राइस लेनी है। हाँ, कुछ केसेस में आप वर्किंग कर सकते हैं कि अगर आपको किसी एजेंट के थ्रू कम पैसे पड़ रहे हैं तो फिर वहां पे फिर इंश्योरेंस करवाएं, सामान की गारंटी हो सामान की, क्योंकि फिर सप्लायर जिम्मेदार नहीं है। एक और होती है डीडीयू, यानी हमने ये जिक्र किया कि या तो फैक्ट्री के अंदर से सामान उठा लें आप, EXW हो गया, या आप अगर शंघाई से सामान ले रहे हैं तो उस पोर्ट पे, शंघाई की पोर्ट पे सामान ले रहे हैं तो एफओबी हो गया, और अगर आप अपने मुल्क में जहां आपको सामान चाहिए अपने घर पे ले रहे हैं तो डीडीपी हो गया। लेकिन अगर आप अपने मुल्क की पोर्ट पे सामान ले रहे हैं तो ये डीडीयू हो गया। यानी आपने लाहौर में सामान मंगवाना है, आपने सप्लायर से कहा जी मुझे डीडीयू दे दे। डीडीयू का मतलब ये होगा
कि एफओबी नहीं, एफओबी से आगे, यानी उसकी जिम्मेदारी है आपके मुल्क में अगर कराची पोर्ट है तो कराची पोर्ट पे सामान दे दें, ये है डीडीयू। आप उसे कहते हैं जी आप मुझे कराची पोर्ट पे दे दें, आगे क्लियर मैं खुद करवा लूंगा, तो ये डीडीयू है। लेकिन अगर आप कहते हैं डीडीपी तो उसका मतलब है कि कराची पोर्ट के आने के बाद क्लियरेंस भी आपके सप्लायर की जिम्मेदारी है। वो पाकिस्तान में उसका कॉन्ट्रैक्ट होता है किसी न किसी और एजेंट के साथ, उससे वो राब्ता करके आपका सामान क्लियर करवा के आपको देगा। बेहतर है कि हमेशा डीडीपी प्राइस पे जाएं या चलें डीडीयू पे चले जाएं, लेकिन एफओबी नहीं जाना चाहिए। जा सकते हैं लेकिन जाना नहीं चाहिए, बचना चाहिए। और एक्सपर्ट पे तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो जैसे फैक्ट्री से सामान निकलेगा उसकी जिम्मेदारी खत्म। कोई मसला है कुछ है वो कहेगा मैं जिम्मेदार नहीं। तो आपने इस चीज का ख्याल रखना है। टर्म्स भी आपको पता चल गई, शिपिंग मेथड्स भी आपको पता चल गए कि जब भी आपने सोर्सिंग में जाना है आपको शिपिंग मेथड्स बाय एयर और बाय सी का पता होना चाहिए, और इनको टर्म्स का पता होना चाहिए कि आपको डीडीपी चाहिए, डीडीयू चाहिए, एफओबी चाहिए या एक्सवर्क्स यानी EXW चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। हम लोग सीखेंगे कि फ्रेट फॉरवर्डर से कांटेक्ट किस तरीके से किया जाता है शिपमेंट के लिए। फ्रेट फॉरवर्डर क्या है और शिपमेंट क्या है, पहले इस पे बात करते हैं। फ्रेट फॉरवर्डर वो बंदा या वो कंपनी है जो आपका सामान चाइना से या किसी भी मुल्क से उठा के दूसरे मुल्क में पहुंचाता है जहां पे आपको चाहिए, वो होता है फ्रेट फॉरवर्डर। शिपमेंट आपका वो सामान, जो आपका सामान है, जो आपके बॉक्सेस हैं, जो आपकी प्रोडक्ट है, उसको कहते हैं शिपमेंट। अब आप फ्रेट फॉरवर्डर कहां से ढूंढेंगे? ट्रस्टवर्दी फ्रेट फॉरवर्डर आप कहां से ढूंढेंगे? गूगल पे आप चले जाएंगे, आपको बहुत से मिल जाएंगे। हो सकता है आप एक फ्रेट फॉरवर्डर से राब्ता करें, वो आपका सामान उठा के गायब हो जाए, आपको पता ही ना चले। तो हम ये कैसे मेक श्योर करेंगे कि वो बंदा ठीक हो, हमारा सामान हमें मिल जाए? आपने इस बात का जरूर ख्याल रखना है कि इस तरह किसी के कहने पे किसी भी थर्ड पर्सन से फ्रेट फॉरवर्डर की सर्विसेज आपने नहीं लेनी, अनलेस कि आप पर्सनली उसे जानते हैं या कोई गारंटी है। बल्कि मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि आप अली बाबा के थ्रू ही काम करें, पर्सनल गारंटी को आप छोड़ दें। आपका क्लाइंट है, यूके में आपके क्लाइंट बैठा है, $50,000 की उसकी इन्वेस्टमेंट है, आप अपनी गारंटी पे फ्रेट फॉरवर्डर ले लें चंद पैसे बचाने के लिए या खुद कुछ कमीशन लेने के लिए, और उसके सारे पैसे डूब जाए, प्रोडक्ट गायब हो जाए, आप कुछ भी नहीं कर सकें। वो सारा मलबा आपके ऊपर आ गिरेगा, सारा लॉस वो कहेगा आप बियर करें, वो आपके ऊपर केस करेगा, वो आपके ऊपर लॉ सूट फाइल करेगा। तो आपने ये काम हमेशा अली बाबा के सर डाल दें। आपने अली बाबा के थ्रू काम करना है ताकि डॉक्यूमेंटेड काम हो, गारंटी हो, ट्रेड एश्योरेंस हो। फॉर्मूला यहाँ भी वही है जो मैंने आपको 5 टिप्स बताई है ना अली बाबा पे सप्लायर की, जिससे आपने सामान लेना है। फ्रेट फॉरवर्डर की टिप्स भी वही है, उसके भी उसी तरह 3 जेम्स होने चाहिए, उसके भी उसी तरह वेरीफाइड अकाउंट होना चाहिए, रिस्पॉन्स टाइम अच्छा होना चाहिए, ट्रेड एश्योरेंस, हर चीज जो 5 टिप्स मैं आपको बता चुका हूँ, वही वाली 5 टिप्स आपने फ्रेट फॉरवर्डर के साथ राब्ता करते हुए भी देखनी है और उन्हीं को आपने फॉलो करना है। अभी हम प्रैक्टिकली जाके देखते हैं, अली बाबा खोलते हैं। कि पहले तो मैंने आपको बताया कि अली बाबा पे सप्लायर कैसे ढूंढते हैं, प्रोडक्ट कैसे ढूंढते हैं। अब हम देखेंगे कि हमें फ्रेट फॉरवर्डर कैसे मिलेगा जी वहां पे। आए चेक करते हैं। चलें जी, अब हम प्रैक्टिकली देखते हैं। उसी तरह हमने अली बाबा खोल लिया, यहाँ पे प्रोडक्ट्स की जगह हमने कर दिया सप्लायर्स, और यहाँ पे अब हमने प्रोडक्ट का नाम नहीं लिखना, हमने लिखा फ्रेट फॉरवर्डर्स। आप सिर्फ फ्रेट फॉरवर्डर लिखें तब भी डिटेल आ जाएगी, लेकिन हम आगे डिटेल भी लिख लेते हैं मजीद। चाइना टू, हम कहते हैं जी हमारा क्लाइंट यूके में है जी, चाइना टू यूके, Amazon FBA लिख लें या चाइना टू यूके लिख लें। उसके बाद हमने एंटर कर दिया तो हमारे सामने ये फ्रेट फॉरवर्डर्स की डिटेल्स आना शुरू होगी। यहाँ पे वही चीजें हमारे पास, ये देखें जेम्स, बल्कि इसके पास तो 5 है, बहुत ही अच्छा, और ये वेरीफाइड भी है, 7 इयर्स भी हो गए हैं। तो जो मैंने आपको टिप्स बताई थी उस क्राइटेरिया पे ये बंदा पूरा उतर रहा है। अच्छा, अब इसमें हमारे पास नीचे डिफरेंट लोग आ रहे हैं, हम किसी से भी राब्ता कर लेंगे। एक चीज जो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने जब इससे कांटेक्ट करना है तो आपने इसको CBM और प्रोडक्ट का वेट देना है, टोटल वेट देना है, तब आपको कोटेशन मिलेगी। आप इसे ये नहीं कह सकते सप्लायर को जी मैंने चाइना से यूके सामान भेजना है, मेरे कितने पैसे लगेंगे, क्योंकि एक पिलो है,
उसका वेट है 1 kg, लेकिन वो डायमेंशन में ज्यादा है, पिलो इतना बड़ा है। एक ग्लास है, मैं कहता हूँ बहुत हैवी ग्लास है, उसका वेट भी 1 kg है, तो रेट बराबर नहीं होगा। पिलो का रेट ज्यादा होगा क्योंकि वो जगह ज्यादा ले रहा है, कंटेनर में जा रहा है ना, सामान शिप में जा रहा है, उसमें वो जगह ज्यादा ले रहा है, चाहे वेट कम है। तो आप जब तक फ्रेट फॉरवर्डर को एग्जैक्ट उसका वेट और डायमेंशन नहीं बताएंगे, वो आपको कोट नहीं कर सकेगा। अच्छा, और फिर कोटेशन भी अलग अलग होगी, कंट्री के अंदर भी लोकेशन के हिसाब से अलग अलग कोटेशन मिलेगी आपको। आप फ्रेट फॉरवर्डर को ये भी नहीं कह सकते कि मुझे यूके में सामान चाहिए, आपको बताना होगा कि आपको लंदन में चाहिए, मैनचेस्टर में चाहिए, ग्लासगो में चाहिए, और इवन आपको पोस्ट कोड बताना होगा कि मैनचेस्टर में भी मुझे इस एरिया में चाहिए, अमेज़न के वेयर हाउस पे चाहिए, अपने वेयर हाउस पे चाहिए। एग्जैक्ट आप उसे एड्रेस पोस्ट कोड देते हैं तो तब वो आपको सही कोटेशन दे पाएगा। अगर आपने उसे ये नहीं बताया, वो आपको सही कोटेशन ही नहीं दे पाएगा। अब हम इसमें से किसी पे भी क्लिक कर लेते हैं, तो चलें जी हम इस सप्लायर के पास आ जाते हैं, लेकिन नहीं, क्यों नहीं आएंगे? आपको पता चल गया ना क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि इसके पास 2 जेम्स हैं। मैं इस पे क्लिक करने वाला था कि मुझे ये नजर आ गया, तो हम इस पे नहीं जाएंगे। आपको भी क्लिक करने से पहले ये पता होना चाहिए। नीचे वाले पे चले जाएं जी, नहीं इस पे भी नहीं जाएंगे क्योंकि यार इसके पास 1 जेम है, इससे नीचे अच्छा है जी 4 जेम्स आ रहे हैं। अच्छा, सिर्फ 4 जेम्स काफी हैं या हमने ये भी देखना है 4 इयर्स और वेरीफाइड? एक्सीलेंट जी, इसके पास हम चले जाते हैं। उसी तरह चैट नाउ, कॉन्टैक्ट सप्लायर, अलीबाबा प्रोडक्ट सोर्सिंग में आप अच्छे तरीके से सीख चुके हैं। कॉन्टैक्ट पे क्लिक करके सप्लायर से रब्ता कर लें या चैट नाउ पे कर लें। चैट नाउ का मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, क्योंकि हम पाकिस्तान में हैं, चाइना, हांगकांग, अमेरिका, यूके, टाइम डिफरेंस है। कोई 4 घंटे आगे है, कोई 2 घंटे पीछे है, कोई 3 घंटे आगे है, कोई 7 घंटे आगे है। तो इसलिए चैट नाउ इतना बाज़ दफ़ा हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं होता कि हम जब उनसे कांटेक्ट करते हैं तो उनका जो चैट पे जो नुमाइंदा बैठा है, जो भी उनका रिप्रेजेंटेटिव है, वो अवेलेबल नहीं है उस टाइम। तो हमें ये सूट करता है कि हम सप्लायर से कांटेक्ट करके उसको ईमेल कर देते हैं। ईमेल करते हैं, हमें वो बता देता है कि जी मैं आपको ये रेट दूंगा और इतने दिन में प्रोडक्ट पहुंच जाएगी। आपका फ्रेट फॉरवर्डर जो है वो आपको ये भी बताएगा कि इतने दिन में आपको मिलेगी प्रोडक्ट। वो आपकी उसके साथ कमिटमेंट होगी कि वो वहां से खुद पिक करेगा और आपको देगा। ये हमारे पास सारे सप्लायर की डिटेल आ रही है क्योंकि हमने उस पर क्लिक किया था, हमें पता चल गया क्राइटेरिया पे, तो ये पूरा उतर रहा है। रिस्पॉन्स रेट देखें, लेस देन 5 आवर्स इसका आ रहा है, एक्सीलेंट है। एक चीज यहाँ पे प्रैक्टिकली खुद ही पता चल गई ना आपको। अब खुद सोचे कि मैं क्या बात करने लगा हूँ आगे। अगर आपके माइंड में आ गई है कि मैं क्या करने लगा हूँ, इसका मतलब है कि आप अच्छे तरीके से समझ रहे हैं, और अगर नहीं आई तो फिर आपको मजीद फोकस करने की जरूरत है। मैंने जब अलीबाबा पे सप्लायर पे क्लिक किया था ना, तो रिस्पॉन्स टाइम का जो है ये बॉक्स और तरीके का था, यहाँ पे और तरीके से आ रहा है। वहां पे बॉक्स था, उसमें लेफ्ट साइड पे ये आ रहा था, यहाँ पे ये बिल्कुल अलग से एक आ रहा है, ये 4 लाइनें, इसके साथ 4 और चीजें नहीं आ रही। ये आप अपने छोटी छोटी चीज नोट करनी है कि इससे फर्क नहीं पड़ता है। आपके नॉलेज के लिए आपको बता रहा हूँ कि बॉक्स में लिखा हो या बॉक्स से हट के लिखा हो, ऊपर लिखा हो, नीचे लिखा हो, जरूरी नहीं है एक चीज एक ही जगह पे आएगी। अब आप में से कोई बंदा आके इस पे क्लिक करे और वो कहे जी वो रिस्पॉन्स टाइम तो ऊपर एक बॉक्स में आता था, ये सर ने क्या बता दिया जी, यहाँ पे तो आ नहीं रहा। तो मैंने आपको बताया थीम चेंज होती है, बाज दफा कुछ पेज पे और आ रहा है, किसी पेज पे और आ रहा है, इंटरफेस चेंज होता है, कुछ भी चीज होती है। तो ये आपका काम है मेहनत से, गौर से, फिक्र से काम करना कि आपको पता हो कि क्या बात हो रही। हमें मिल गई जी लेस देन 5 आवर्स है, बेहतरीन है जी। रिस्पॉन्स टाइम 95% आ रहा है। वहां पे आपको याद आ गया, वहां पे परसेंटेज नहीं आ रही थी साथ, रिस्पॉन्स टाइम आ रहा था। हमने खुद आइडिया लगा लिया, अगर 8 घंटे से कम में रिप्लाई कर रहे तो ठीक है टाइम भी, 6 घंटे से कम में कर रहा है और अच्छा है, 5 से कम कर रहा है और अच्छा है, 4 से कम में एक्सीलेंट है। रिस्पॉन्स रेट हमारे पास 95% आ रहा है, एक्सीलेंट है। ट्रांजैक्शन इसकी 6,40,000 से ऊपर हो चुकी है टोटल जो अमाउंट है। ट्रांजैक्शन जो नंबर है वो 478 है, यानी 478 लोगों का सामान ये चाइना से उठा के किसी भी मुल्क में पहुंचा चुका है। तो हम इस पे ट्रस्ट कर सकते हैं कि इसने 478 लोगों का सामान पहुंचाया है और सही पहुंचाया, तो इसके पास जेम्स अच्छे आ रहे हैं, इसके पास रिव्यूज अच्छे हैं, इसके पास पेमेंट्स आई हुई हैं, तो आखिर इसका काम अच्छा है, तो इसके पास पेमेंट्स भी आ रही है और रिव्यूज भी अच्छे आ रहे हैं। तो इस तरीके से आप किसी भी सप्लायर से कांटेक्ट करना चाहें तो आप इसी तरीके से करेंगे। सिंपली अलीबाबा पे जाएंगे, प्रोडक्ट की जगह सप्लायर करेंगे और फ्रेट फॉरवर्डर चाइना टू यूके, चाइना टू यूएसए कुछ भी लिख देंगे। ये क्योंकि मैं अभी आपको इसी वीडियो के दौरान लिख के दिखा चुका हूँ, इसलिए मैं दोबारा नहीं लिख रहा। अब आपको खुद पता है
यहाँ सप्लायर्स पे जाके लिखना है। अब आपका काम है, जाएं अलीबाबा पे, खोलें अलीबाबा, सप्लायर्स को भी देखें, फ्रेट फॉरवर्डर को भी देखें, और ये पांचों टिप्स को फॉलो करते हुए देखें कि आपको किसके साथ काम करना है और किसके साथ आपको काम नहीं। अस्सलाम वालेकुम। हम लोग सीखेंगे कि सप्लायर से निगोशिएट किस तरह किया जा सकता है। निगोशिएट क्या होता है? उससे बातचीत करना कि जी प्राइस बेहतर कर दो, क्वालिटी अच्छी कर दो, पैकेजिंग ऐसी होनी चाहिए। ये सारी चीजें जो भी आप उससे एक मामला तय कर रहे होते हैं, इसको हम कहते हैं हम ये निगोशिएट कर रहे हैं। अच्छा, उसमें सबसे पहली चीज जो आपने माइंड में रखनी है, आपने सप्लायर को कहना है कि 6 महीने तक आप प्राइस चेंज नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है कि वो आपको अभी ये प्राइस दे दे, 2 महीने बाद आप ऑर्डर प्लेस करें, ऑर्डर आप इन्वेंट्री री ऑर्डर करें, सेकंड या थर्ड ऑर्डर करें तो वो कहे जी अब प्राइस ये होगी। क्योंकि अगर आप शुरू में और प्राइस ले लेते हैं, 2-3 महीने के बाद और है, आपका तो सारा प्लान ही डिस्टर्ब हो जाता है ना। तो आपने उससे ये कमिटमेंट लेनी है, ये एक्स वर्क प्राइस, एक्स वर्क्स यानी फैक्ट्री के अंदर की प्राइस, क्योंकि डीडीपी प्राइस चेंज हो सकती है, वो आपके या सप्लायर के इख्तियार में नहीं है। कंटेनर के चार्जेस बढ़ गए, शिपिंग पे रश ज्यादा लग गया, उन्होंने प्राइस ऊपर कर दी, कोई भी वजह हो सकती है। तो आपने कहना जी फैक्ट्री में आप अगर ये मुझे $3 की दे रहे हैं तो आप मुझे 6 महीने तक $3 की ही देंगे। एक और चीज आपने जो उसके अंदर माइंड में रखनी है वो ये है कि आप जब उससे बात कर रहे हैं तो आपने अपने आप को एम्प्लॉय शो करना है। अब आपने उसके बाद 1-2 दिन के वेट के बाद आपने कहना जी ठीक है, मैंने डिस्कस कर लिया है, मैनेजर से किया है, अब वो आगे बॉस से डिस्कस करेंगे। इससे सप्लायर को ये लगेगा, उसे ये पता चलेगा कि बड़ी कंपनी है, वो आपको सीरियस लेगा कि जी बड़ी कंपनी है, 2-3 जगह से अप्रूवल्स आनी है, उसके बाद ये फाइनल होनी है बात। उसकी भी कोशिश होगी मेरी डील बन जाए इनके साथ। फिर आपने उसे कहना जी हम आपके साथ लॉन्ग टर्म चलेंगे। अच्छा, एक और चीज जो निगोशिएट करने में आपने करनी है कि उसने जब आपको प्राइस दे दी, फर्स्ट करें वो कहते हैं जी $3 में आपको पिलो दूंगा। अब आपने उसको कहना है कि जी आप फर्ज करें आपका फाइनल हो गया $2.50 में। अब आपने उसको कहना है कि जी आप इसमें मुझे पैकेजिंग भी दें, जो इंसर्ट कार्ड होना है, जो लोगो लगना है, जो पैकिंग है, क्योंकि हो सकता है पैकिंग की प्राइस वो तो बाद में बताएगा ना, वो कहेगा जी प्रोडक्ट इतने की है, अब पैकेजिंग की ये कॉस्ट है। तो आप उसे कहेंगे नहीं मुझे इसी में पैकेजिंग करके दो, मैंने आपके साथ लॉन्ग टर्म चलना है, मैंने आपको अच्छे ऑर्डर्स देने हैं, तो आप मुझे इसी के अंदर पैकेजिंग करके दें। फिर आपने उसे कहना मुझे इसी में डिजाइनिंग भी करके दें। लोगो डिजाइन पे कितना टाइम लगता है? इंसर्ट कार्ड आप लोगों को पता होगा, अगर नहीं पता, कोई भी प्रोडक्ट जो आप खरीदते हैं, कहीं से भी खरीदते हैं, उसके अंदर जो कार्ड लगा होता है जिसपे प्रोडक्ट की पिक्चर और उसकी कुछ खसूसियात, उसके फीचर्स लिखे होते हैं, उसको हम कहते हैं इंसर्ट कार्ड। अच्छा, सप्लायर भी ये कोशिश करता है कि जी मैं आपको इंसर्ट कार्ड की डिजाइनिंग फ्री में दे दूंगा। $10-20 का काम होता है, या उन्होंने ऑलरेडी कोई एक डिजाइनर हायर किया होता है, उसको फिक्स सैलरी देते हैं, लेकिन वो भी अपने क्लाइंट को खुश करते हैं कि जी हम आपको डिजाइनिंग फ्री में दे रहे हैं, जी हम आपका लोगो डिजाइन भी फ्री में करवा देंगे। आप भी कहते हैं ठीक है जी, ये काम मुझे अलग से करना था, अलग से हेडेक भी थी, पे भी करना था, चाहे थोड़ी अमाउंट थी, लेकिन मेरा फ्री में काम हो रहा है, तो आप ये काम फ्री में वहां से करवा लेंगे। आपने भी उसे कहना है, वो भी कोशिश करेगा कि जी मुझे ये आप इसके अंदर ये सर्विसेज आप मुझे फ्री में दे दें। फिर आपने उससे निगोशिएट करने में एक और तरीका होता है कि उसके साथ अच्छे तरीके से कम्युनिकेट करना है, लेकिन इसमें यह जरूरी नहीं है कि आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो, आप गूगल ट्रांसलेटर यूज करें, बस उससे कम्युनिकेशन अच्छी हो, बात करने का अंदाज अच्छा हो। प्लीज कह के बात करें। जब वो किसी बात पे कह दे कि चले ओके मैं ये कर देता हूं, तो उसको ओके नहीं लिखना, उसे कहना थैंक यू वेरी मच, उसे कहना आई रियली अप्रिशिएट दिस। इस तरह की कोई भी वर्डिंग, ये फिक्स वर्डिंग नहीं आपने लिख देनी, फिक्स भी लिख दे कोई इशू नहीं है। और अगर आपने उससे कोई बात कही, उसने वो मान ली, तो आपने उसका थैंक यू बोल दिया। अब आप उसे कोई बात कह रहे हैं, आप उसे कह रहे हैं जी कोशिश करें मुझे पैकेजिंग भी प्लीज इसी में दे दें, उसके एंड पे आप लिख देंगे योर सपोर्ट इन दिस मैटर विल बी हाईली अप्रिशिएटेड, या इससे मिलता जुलता कोई और लफ्ज, कि वो देखे कि यार ये बंदा रिक्वेस्ट तो कर रहा है, साथ बड़ी वर्डिंग अच्छी यूज कर रहा है, ये अप्रिशिएट कर रहा है मुझे अगर मैं इसका काम करूंगा। ये चीजें बड़ी मैटर करती हैं। अब इन चीजों का लैंग्वेज से ताल्लुक नहीं होता कि आपको इंग्लिश बहुत अच्छी आती है या नहीं आती, ये तो मैंने आपको 2 लाइनें बता दी हैं, लिख के रख लें। किसी को भी रिक्वेस्ट करें, एंड पे ये लाइन साथ डाल दें, अगला बंदा इंप्रेस होगा, यार इस बंदे को बात करने का तरीका आता है, इस बंदे को पता है कि किसी से रिक्वेस्ट करते हैं तो किस तरीके से करते हैं। ये स्टाइल नहीं करना कि उसे कह दे जी इतने में कर दो प्लीज, वो कहता है ओके, आपके ओके नहीं, थैंक यू वेरी मच, आई रियली अप्रिशिएट दिस। इस तरह के कोई भी अल्फाज आप अपने तौर पे देख लें, गूगल ट्रांसलेटर पे इससे मिलते जुलते और अल्फाज देख लें, वो आप यूज कर लें। तो आपने 6 महीने तक उसे कहना है कि प्राइस सेम रखेगा,
पैकेजिंग का आपने उसे कह दिया कि ये प्लीज इसके अंदर कर दे, फिर आपने उसे कह दिया जी क्वालिटी की बात करती। फॉर एग्जाम्पल आप खरीद रहे हैं उसे पिलो, और पिलो के अंदर फिलिंग है 500 ग्राम्स की, और उसने आपको प्राइस दी $3, आपने उसे कर दिया $2.50 पे, करते करते आप उसको ले आए। अब आपने उसे ये भी कहना है कि फिलिंग 500 ग्राम ही होनी चाहिए, ये ना हो कि वो आपको बताए ही ना और वो फिलिंग 450 ग्राम कर दे। वो कहे ठीक है जी प्राइस कम किया है, तो आपको ये नॉलेज होना चाहिए। आपने उसे कहना है जी प्राइस तो कम कर रहे हैं, क्वालिटी पे कंप्रोमाइज नहीं करना। अब आपको ये पता कैसे चलेगा कि जी 500 ग्राम्स ही है या उसने 450 कर दिया या 400 कर दिया? ये आपको पता चलेगा इंस्पेक्शन। जब आप इंस्पेक्शन करवाएंगे प्रोडक्ट की कि उसका क्वालिटी, उसका मटेरियल चेक करें, तो वहां पे ये चीज पता चलेगी। लैब टेस्ट होगा, टेक्सटाइल की प्रोडक्ट है उसका लैब टेस्ट होता है, प्लास्टिक की है, ग्लास की है, तो हर तरह की लैब्स होती हैं जो टेस्ट करके बताती हैं कि इसमें कौन सा मटेरियल यूज हुआ, कितना यूज हुआ। तो वो आपको इंस्पेक्शन में पता चल जाएगा। आप उसको बताएंगे जी मैं एक कंपनी में हूँ, मैं एम्प्लॉय हूँ, मैं एज अ वर्चुअल असिस्टेंट काम कर रहा हूँ या काम कर रही हूँ, मैंने तो अपने बॉस को बताना है, मैंने इंस्पेक्शन भी करवानी है, तो मेक श्योर कर लेना कोई प्रॉब्लम ना हो, वरना मेरी जॉब को प्रॉब्लम हो सकती है। आपने उसे इस तरीके से बात करनी है। फिर एक और काम आपने करना है, आपने किसी और सप्लायर से रेट लिया हो या किसी और वेबसाइट से रेट लिया हो, उसे स्क्रीनशॉट भेजना है, लेकिन उस कंपनी का नाम हाइड करके उसे कहना है कि देखें मुझे एक और जगह से ये प्राइस मिल रही है, आपकी प्राइस बहुत ज्यादा है, तो वो नेगोशिएट करेगा। अब आप ये सवाल पूछ सकते हैं जी जब हमें उससे अच्छी प्राइस मिल रही है हम उससे बात क्यों करेंगे? हो सकता है आपको जहां से अच्छी प्राइस मिल रही हो उसके पास वो 5 टिप्स जो मैंने आपको सोर्सिंग के बताई हैं वो उस पर पूरा ना उतर रहा हो, उसके पहले रिव्यूज गंदे हों, वो नया ऑर्डर लेने के लिए आपको प्राइस दे रहा हो कम, क्वालिटी आपको खराब दे दे, आप क्या करेंगे बाद में? तो इसलिए आप प्राइस और जगहों से भी लेंगे। क्यों लेंगे? आप प्राइस 1 वाले से भी ले लेंगे, लेकिन उससे डील कभी नहीं करेंगे। प्राइस उससे इसलिए ले लेंगे कि उसकी प्राइस आप दूसरे को दिखाएंगे। तो ये सारे एक टेक्निक्स है। इसके अलावा कोई और चीज आप अच्छी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा ये हो सकता है कि अगर उनका कोई खास दिन है, ये आपको पता होना चाहिए कि उनका चाइनीज न्यू ईयर आ रहा है, या अगर यूके में है उनकी क्रिसमस है, कोई भी है, कोई ऐसा दिन है उनका, जिस तरह हमारी ईद होती है, उनके कोई भी दिन आते हैं, उन दिनों में आपकी उनसे बात हो रही है, आप उन्हें विश कर दें। आपको पता चल जाता है कि इसकी बर्थडे है, वो आपको बता देता है, सप्लायर बता देता है, फ्रेट फॉरवर्डर बताता है, कोई भी है कि जी मेरी बर्थडे आ रही है, उसको विश कर दे। अच्छे अखलाक बहुत जरूरी हैं, रूटीन से हट के भी, बिजनेस से हट के भी, और बिजनेस में तो ये आपको फायदा देते हैं। जितने अच्छे तरीके से बात करेंगे, अगले से फ्रेंडली माहौल में बात करेंगे, वो आपको बेहतर से बेहतर प्राइस देने की कोशिश करें। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम लोग सीखने जा रहे हैं कि हमने अली बाबा पे सप्लायर के साथ ऑर्डर किस तरह से प्लेस करना है। अब आप में से कोई ये भी सोच सकते हैं कि ये कोई बताने वाली बात है जी, हम किसी को भी कॉल करेंगे या व्हाट्सएप करेंगे 1000 यूनिट दे दो, वो आपको दे देगा। बिल्कुल वो आपको दे देगा, लेकिन आपके पास क्या गारंटी है अगर आपको सामान नहीं मिला या खराब मिला, आप क्लेम तो नहीं कर सकते। तो आपने ऑर्डर हमेशा प्लेस करना है अली बाबा के थ्रू। अच्छा, पहली चीज आपके माइंड में ये हो कि आप जिससे भी ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, ऑफ कोर्स आपने उससे पहले सैंपल कॉल किया हुआ। आपने उधर से अपने कंपेटिटर का सैंपल कॉल किया जो ऑलरेडी प्रोडक्ट बेच रहा है अमेज़न पे, इधर आपने अली बाबा से सैंपल कॉल किया, उसकी आपस में इंस्पेक्शन की, उसको आपस में कंपेयर किया कि कौन सी चीज बेहतर है। आया कि ये वही चीज हमें सप्लायर ने भेजी है जो हमने उसे कही थी, जो मटेरियल हमने उसे बताया था, जो क्वालिटी हमने उसे बताई थी, क्या ये वही है या चेंज है? तो डायरेक्टली तो आप कभी ऑर्डर प्लेस करते ही नहीं ना 1000 यूनिट का। आप हमेशा 1 या 2 पहले सैंपल कॉल करते हैं, 2-3 जो टॉप के आप होलसेलर्स यूज करते हैं उनमें से। अच्छा, अब आपने उसमें से जिसको भी फाइनल करना है, तो आपने पहले क्योंकि सैंपल कॉल किया होगा, अभी मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, उसी को जाके रीऑर्डर करेंगे और रीऑर्डर करके क्वांटिटी उसमें चेंज करके आप नया ऑर्डर प्लेस कर देंगे। एक ऑप्शन ये होगी कि आप सप्लायर से कहेंगे जो मैंने सैंपल कॉल किया था उसी के 1000 यूनिट चाहिए, मैंने कुछ नहीं करना। तो वो इंटरनली सारा फॉर्म खुद ही फिल करके आपको पेमेंट का लिंक फिर भेज देगा अली बाबा के अंदर ही। यह आपने माइंड में रखना है कि अली बाबा के थ्रू सारी आपकी कम्युनिकेशन और सारी डीलिंग अली बाबा के थ्रू हो रही है। आपने आउट ऑफ द वे जाके कोई काम नहीं करना। आपको सप्लायर जितना भी अच्छा लगे, जो भी हो, लेकिन आपने ये काम नहीं करना, अदरवाइज आपके या आपके क्लाइंट के पैसे डूब जाएंगे और वो जिम्मेदारी आपकी होगी। तो आपने क्या किया, सप्लायर को कहा जी मुझे नया लिंक भेज दें। उसने अब आपको नया लिंक भेजा, उस पर आपने क्लिक किया, जाके पेमेंट की, ऑर्डर प्लेस हो गया। लेकिन हम इसको भी जाके प्रैक्टिकली देखते हैं कि सैंपल जब आपने कॉल कर दिया था, सैंपल किस तरह कॉल किया आपने?
कि आपने उससे चैट करते करते कहा जी ठीक है, ये मटेरियल सब कुछ फाइनल हो गया, अब आप मुझे भेज दें सैंपल, तो वो आपको एक पेमेंट का लिंक भेजता है। आप उस लिंक पे जब पे कर देते हैं जाके, तो ऑर्डर आपका प्लेस हो जाता है और वो आपको भिजवा देते हैं। अब जब आपने सैंपल कॉल कर लिया, ऑर्डर आपके पास आ गया, रिसीव कर लिया आपने, तो ये आपके इंटरनल जो अलीबाबा का अकाउंट है वहां पे शो होना शुरू हो गया कि आपने ये सैंपल मंगवाया। आप सिंपली जाके उस पर रीऑर्डर करेंगे और ऑर्डर प्लेस कर देंगे उसको। अब क्वांटिटी ज्यादा कर देंगे, या आप उसे दोबारा कहेंगे जी सैंपल मैंने कॉल किया था 1 का, अब मुझे 1000 यूनिट चाहिए, मुझे नया लिंक भेज दो। वो आपको इंटरनली नया लिंक भेजेगा, आप उस पर बाय कर लेंगे। आइए प्रैक्टिकली देखते हैं। चलें जी, मैंने आपको कहा कि हम इसको प्रैक्टिकली देखेंगे। हम फिर आ गए अलीबाबा पे। अलीबाबा हमने खोल लिया और इसमें हम देख रहे हैं कि हमारे पास ये एक टैब आ रहा है यहाँ पे ऑर्डर्स का। जिस तरह मैंने आपको बताया कि जब आपने सैंपल कॉल कर लिया तो वो आपके ऑर्डर्स में ऑटोमेटिकली आ गया। हमने ऑर्डर्स पे क्लिक कर दिया, हमारे पास एक नया टैब खुल गया। यहाँ पे हमने ये एंड पे जाके देखना है, ये हमारे पास लिखा रहा है कंप्लीटेड क्लोज्ड 21 ऑर्डर्स। आपका नया अकाउंट होगा तो यहाँ पे 1 आ रहा होगा या 0। जब सैंपल कॉल कर लेंगे तो 1 हो जाएगा। 2 सैंपल कॉल किए हैं तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, 3 किए हैं तो 3 आ जाएगा। जो कुछ है आपके ऑर्डर्स यहाँ पे आ रहे होंगे। अच्छा, अब आपने यहाँ पे क्लिक किया और ये आपने एक ऑर्डर प्लेस किया हुआ पहले। अब मैंने आपको जैसा कि एग्जांपल दी थी कि हम सिंपली री ऑर्डर पे क्लिक कर देंगे जाके। हम फर्ज कर लेते हैं ये पिलो है, आप इसको इग्नोर कर दें, ये कौन सी प्रोडक्ट है। हमने जाके क्लिक कर दिया री ऑर्डर पे। अच्छा, यहाँ पे हम क्या करेंगे, सप्लायर्स ईमेल एड्रेस, जो भी आपके सप्लायर का ईमेल एड्रेस है, कॉन्टैक्ट टेलीफोन, ये सब कुछ आ रहा है ऑलरेडी। प्रोडक्ट भी आ रही है क्योंकि आप री ऑर्डर कर रहे हैं ना। तो री ऑर्डर करने का मतलब है कि प्रोडक्ट भी पहले आ रही है, उसका मटेरियल भी पहले आ रहा है, एवरीथिंग आ रही है। अब आपने बस यहाँ से इसको सेलेक्ट किया जाके। ये एक ऐसी प्रोडक्ट है जिसमें कलर वेरिएशन है, यानी डिफरेंट कलर्स है। तो आपकी अगर कलर वाली प्रोडक्ट है तो आप सेलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल आपने सैंपल व्हाइट कलर में कॉल किया था, अब आपको ब्लू में चाहिए तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, या पिंक, या जो भी आपका कलर है। नहीं है तो इसको छोड़ देंगे। क्वांटिटी हम अब कहते हैं जी हमें 10,000 यूनिट चाहिए जी, तो हमने यहाँ पे 10,000 लिख दिया। और ये अगेन मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये कोई ऐसी प्रोडक्ट है जो बॉक्स में आती है, जो बैग में आती है, या जो डजन्स के हिसाब से बिकती है। फॉर एग्जांपल हैंगर्स हैं तो वो डजन्स के हिसाब से बिकते हैं, पिलोज हैं तो वो डजन्स के हिसाब से नहीं है। तो जो भी रिक्वायर्ड आपका होगा, ग्राम्स में है, पैकेज उसका किस तरह का है, किलोग्राम में है, वो हमने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया जी। और यूनिट प्राइस उसने हमें ऑलरेडी दे दी थी, जिस प्राइस पे हमने सैंपल कॉल किया था वही प्राइस यहाँ पे आ गई। फॉर एग्जाम्पल सैंपल उसने आपको दिया था $2 का, लेकिन वो कहता है कि अब आप क्योंकि ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं तो अब मैं आपको $1 का देता हूँ। जो आपकी प्राइस सेट हुई आपने यहाँ पे लिख दी, और प्राइस लिखने के बाद आप इस पे आगे शिपिंग मेथड पे, ये शिपिंग मेथड आपको किस तरह का चाहिए, सी फ्रेट है, एयर कार्गो है, लैंड ट्रांसपोर्टेशन है, जिस तरह से भी है, या बिल्कुल छोटा पार्सल है और वो बाय पोस्ट आ रहा है। अब पोस्ट वाली कंपनी जिस तरीके से मर्जी लाए वो हमारा मसला नहीं है। तो हमने यहाँ पे कर लिया जी सी फ्रेट सेलेक्ट कर लिया जी। हमने कहा जी ये समंदर के रास्ते आएगा। फिर हमने कह दिया जी कि हम आपसे FOB ले रहे हैं, DDP या EXW। अच्छा, ये मैं आपको बता दूं, EXW होता है कि आपकी वो प्राइस जो आप फैक्ट्री में लेते हैं, यानी आप उसको कहते हैं कि जी ये आप मुझे जो प्राइस दे रहे हैं ये आप मुझे फैक्ट्री की प्राइस दे दें, वहां से उठाना और फिर उस कंट्री के पोर्ट और आगे पोर्ट, वो सारा मेरा मसला है। वो आपको कहता है जी फैक्ट्री में मैं आपको $1 की दे दूंगा, लेकिन ये सामान आपको मेरी फैक्ट्री से खुद उठवाना। अच्छा, एक होता है FOB। FOB प्राइस ये होती है कि आप उसे कहते हैं जी आपके करीब तरीन जो पोर्ट है, आपने पोर्ट तक मुझे सामान देना, इसको कहते हैं FOB। यानी अगर चाइना से सामान मिल रहा है तो आप उसे कहते हैं जी मुझे FOB शंघाई की प्राइस दे देंगे, फैक्ट्री से उठा के शंघाई पोर्ट तक पहुंचा दें, आगे वहां से बहरी जहाज पे मेरी जो भी डील होगी वो मैं मंगवा लूंगा। और DDP होता है कि एवरीथिंग पेड। आप कहते हैं जी यूके में ये मेरा घर है, या ये मेरा वेयर हाउस है, अमेज़न का वेयर हाउस है, या थर्ड पार्टी वेयर हाउस है, आप चाहे अपने किसी दोस्त के वेयर हाउस पे मंगवा रहे हैं, बाद में अमेज़न को भेजेंगे, या डायरेक्टली अमेज़न पे मंगवा रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं DDP प्राइस। तो अब हमने ये सिलेक्ट कर लेना है। हम कोशिश यही करते हैं 70 to 80% केसेस में कि हम DDP प्राइस लेते हैं, कि हमें टेंशन ही ना हो कि क्या 3-3 लोग हायर करें, एक फैक्ट्री से उठाए कंटेनर वाला, वो पोर्ट पे लेके जाए, फिर वहां से आगे यूके पोर्ट पे पहुंचे, फिर आगे क्लियरेंस के लिए फिर हम डॉक्यूमेंट्स क्लियर करवाने के बाद फिर वहां से कंटेनर करवाएं, फिर वो वेयर हाउस पे लेके जाए। तो हम फैक्ट्री को कहते हैं जी सारी कॉस्ट आप इस पे इंक्लूड करके हमें बता दें कि हमें DDP प्राइस क्या मिलेगी।
हमने कर दिया जी डीडीपी यहाँ पे, और उसके बाद शिपिंग फी जो भी है अगर आपकी उससे कोई तय होती है, या डीडीपी में तो आपकी नहीं होगी शिपिंग फी, क्योंकि आप उसे कहेंगे कि आपने सब कुछ इसके अंदर ऐड कर देना। अब शिप इन जो भी डेज आपके तय हुए जी, 21 डेज में, 25 डेज में, 28 डेज में, उसके बाद आप यहाँ पे पेमेंट कर देते हैं आके। इनिशियल पेमेंट आप करते हैं 30%, ये मैं आपको बता चुका हूँ। 70% आप करते हैं जब आपका ऑर्डर रेडी हो जाने के बाद आप उसकी इंस्पेक्शन भी करवा लेते हैं, यानी उसको आप चेक करवा लेते हैं कि प्रोडक्ट ठीक है। चेक करवाने के बाद बकाया 70% पे करते हैं। अगर आपने पहले 70 पे कर दिया, इंस्पेक्शन बाद में करवाई, तो फिर जो भी मसला हो प्रोडक्ट में वो फैक्ट्री जिम्मेदार नहीं होगी, वो आपको कोई क्लेम नहीं देंगे। तो जब आपकी इंस्पेक्शन हो गई, आपने किसी भी थर्ड पार्टी को हायर किया, इंस्पेक्शन करवा ली, बाकी 70% पे कर दिया, तो आपका ऑर्डर शिप हो जाएगा। अभी क्योंकि हम ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, यानी अगरचे री ऑर्डर है लेकिन अभी ऑर्डर प्लेस हो रहा है ना, अभी ऑर्डर शिप नहीं हो रहा, तो हम 30% यहाँ पे करेंगे। और जब आपका ऑर्डर रेडी हो जाएगा, वो आपको दोबारा लिंक भेजेगा। इंस्पेक्शन आपकी हो गई, उसने आपको लिंक भेजा, आप बकाया 70% पे करेंगे, ऑर्डर आपका वहां से शिप हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने इनिशियल पेमेंट जो भी, फॉर एग्जांपल हमने कहा जी $10,000 हमारी टोटल कॉस्ट इसकी आ रही है, तो 30% $3,000 हमने यहाँ पे सेलेक्ट किए और हमने उसके बाद ये पेमेंट कर दी। हमारे पास ये पेमेंट के मल्टीपल ऑप्शंस आ रही हैं कि आप क्रेडिट या डेबिट कार्ड के थ्रू भी कर सकते हैं, टीटी यानी बैंक टू बैंक ट्रांसफर कर सकते हैं, पेपाल के थ्रू कर सकते हैं, एप्पल के थ्रू, गूगल पे के थ्रू, ऑनलाइन ट्रांसफर। लेकिन आपने जो भी करना है वो अली बाबा ट्रेड एश्योरेंस के थ्रू करना है। अगर आपको सप्लायर डायरेक्ट अपना प्राइवेट अकाउंट नंबर दे देता है कि बस इसमें आप पैसे ट्रांसफर कर दें, आपका ऑर्डर प्लेस हो गया, तो अली बाबा या ट्रेड एश्योरेंस उसकी जिम्मेदारी नहीं लेंगे अगर आपको ऑर्डर नहीं मिलता। और ये बात आपने याद रख लेनी है, आपने जो मर्जी हो जाए किसी भी केस में 1% भी किसी सप्लायर पे ट्रस्ट नहीं करना। ये आपकी जॉब का हिस्सा है। एज अ वर्चुअल असिस्टेंट ये आपकी जिम्मेदारी है कि जीरो ट्रस्ट। अगर आप किसी पे ट्रस्ट करने लग जाते हैं तो आप अच्छे वर्चुअल असिस्टेंट नहीं हैं। कोई भी आपके साथ फ्रॉड करके चला जाएगा, आपकी प्रोफाइल खराब हो जाएगी, आप ब्लैक लिस्ट हो जाएंगे, अपवर्क पे, फाइवर पे आप जिंदगी भर फ्रीलांसिंग नहीं कर सकेंगे। तो आपको जितनी मर्जी कोई मीठी और प्यारी बातें करे, आपने उसकी बातों में नहीं आना। आपने अली बाबा के थ्रू ही पेमेंट करनी है, अली बाबा के लिंक के थ्रू पेमेंट करनी है, ताकि अली बाबा या ट्रेड एश्योरेंस उसकी जिम्मेदार हो। कोई प्रॉब्लम आए, आप रिफंड क्लेम करें। आपको सप्लायर क्यों कहेगा? वो कहेगा जी अली बाबा के थ्रू आप करेंगे, 1% या 2% अली बाबा लेगा, आप डायरेक्टली मुझे पे कर दें, आपके पैसे बच जाएंगे। आपने अपने पैसे नहीं बचाने, क्योंकि पैसे आपके लग ही नहीं रहे। आप एज अ वर्चुअल असिस्टेंट काम कर रहे हैं, आपका काम है ईमानदारी से काम करना और अपने क्लाइंट के पैसे बचाना। तो क्लाइंट के 2% बचाने के चक्कर में उसके 100% डूब सकते हैं। तो आपने क्लाइंट को भी पहले से बता देना कि हम ये 1 या 2 या 3% कभी नहीं बचाएंगे, हम अली बाबा के थ्रू ही पेमेंट करेंगे, ताकि अगर कोई मसला आए तो हम अपनी पेमेंट क्लेम कर सके, हम रिफंड क्लेम कर सके। अस्सलाम वालेकुम। हम लोग सीखने जा रहे हैं कि हमें यूएसए के सप्लायर किस तरीके से ढूंढने हैं। अब आप तो वर्चुअल असिस्टेंट का काम सीख रहे हैं, आप ये सोचें कि जी यूएसए का सप्लायर ढूंढने के लिए मुझे अमेरिका जाना होगा। बिल्कुल नहीं जाना होगा। वर्चुअल असिस्टेंट का मतलब ये है कि मैं आपको जितनी चीजें समझाऊंगा और सिखाऊंगा, ये सब चीजें आपके घर बैठे होंगी। अगर मैं आपको कहूँ जी हम चाइना से चीज लेंगे, वो भी आप घर में बैठ के लेंगे। मैं आपको कहूँ अमेरिका से लेंगे, कनाडा से लेंगे, ऑस्ट्रेलिया से लेंगे, यूके से लेंगे, यूरोप से लेंगे, इंटरनेट के थ्रू लेंगे, अपने घर पे बैठ के लेंगे। तो इस काम में आपको कहीं जाना नहीं है। आप ये अपने माइंड में रखें, इस कोर्स का जो आपको सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आप पाकिस्तान के किसी भी शहर में रहते हैं, गांव में रहते हैं, किसी गांव के भी आगे गांव में रहते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके पास इंटरनेट की सहूलत है, लैपटॉप है, आप काम कर सकते हैं, आप पैसे कमा सकते हैं। तो यूएसए का सप्लायर ढूंढने के लिए आपको अमेरिका नहीं जाना, आपको सिंपली गूगल पे जाके लिखना है यूएसए सप्लायर्स, यूएसए प्राइवेट लेवल सप्लायर्स, यूएसए होलसेल सप्लायर्स, यूएसए ड्रॉप शिपर्स। मोस्ट ऑफ द केसेस प्राइवेट लेवल में आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। उसकी रीजन मैं आपको बताता हूँ। कोई बंदा ये कह सकता है, अमेरिका में रहने वाला आपका क्लाइंट है, अगर वो कहते हैं जी हम क्यों चाइना से सोर्स करें, हम अमेरिका से क्यों ना कर लें, आप उसे बताएंगे अमेरिका में आपको महंगी मिलेगी प्रोडक्ट, क्योंकि जो अमेरिका में बना रहा है, अगर तो वो अमेरिका में बना रहा है तो वहां पे मिनिमम वेज के हिसाब से फी घंटे जो लेबर चार्जेस हैं वो बहुत ज्यादा हैं। तो हम लोग अपने क्लाइंट को बताएंगे कि आप इसलिए चाइना से लें कि वहां से आपको सस्ती मिलेगी। अगर अमेरिका में रहने वाला बंदा भी जो वहां पे बेच रहा है वो चाइना से लेके आया है, तो वो भी आपको फ्री में नहीं देगा।
अपना प्रॉफिट मार्जिन आपको रख के देगा। तो इसलिए हम लोग चाइना से सोर्सिंग करेंगे ताकि हमें सस्ती चीज मिले। हाँ, इसमें एक और मॉडल जरूर होता है, या कोई प्रोडक्ट ही ऐसी है, उसमें कोई सर्टिफिकेशन है या कुछ भी ऐसा है कि वो आपको लोकली सोर्स करनी है, अमेरिका से ही लेनी है, तो फिर आप गूगल से जाके देख लेंगे या थॉमस नेट से जाके देख लेंगे। थॉमस नेट भी आपको सिखाऊंगा। और कोई चीजें ऐसी होंगी जो आप पहले सीख चुके हैं, कोई हैं जो आप बाद में सीख लेंगे, लेकिन हर चीज सीखेंगे। तो हम प्रैक्टिकली, अब तो वैसे आपको इतना आइडिया हो गया है, अलीबाबा आप सीख चुके हैं, आपके लिए अब कोई चीजें मुश्किल रह नहीं गई हैं। फिर भी हम ऐसा करते हैं कि यूएसए सप्लायर गूगल पे किस तरीके से ढूंढते हैं, आइए चेक करते हैं। चलें जी, हम लोग आगे सिस्टम पे। हमने यहाँ पे सबसे पहला काम क्या करना है कि हमने google.com खोलना है, अमेरिका का। गूगल भी डिफरेंट कंट्रीज का है ना, जिस तरह अमेजोन का मैंने आपको बताया। आप पाकिस्तान में बैठे हैं या किसी भी और मुल्क में बैठे हैं, अब आपने सप्लायर ढूंढना है यूएसए का, तो आप क्या करेंगे, जब आप पाकिस्तान में बैठ के गूगल खोलेंगे ना, तो गूगल आपके लोकेशन के हिसाब से ऑटोमेटिकली आपको पाकिस्तान से रिलेटेड रिजल्ट दिखाएगा, या google.pk वो आपको दिखाएगा। लेकिन हमने या google.com.pk आपको दिखाएगा, लेकिन हमने क्योंकि अमेरिका में ढूंढना है, तो हम जाके लिख देंगे google.com। google.com हमारे पास आ गया। यहां पे अब हम लिखेंगे यूएसए प्राइवेट लेबल सप्लायर्स। अच्छा, हमने लिखा यूएसए प्राइवेट लेबल सप्लायर्स, गूगल ने हमें दिखा दिए। अच्छा, अब इस पे एक चीज आप देख रहे हैं कि कुछ सप्लायर्स ऐसे हैं जिनके नाम के साथ ये एडी लिखा आ रहा है, जिनकी वेबसाइट के साथ एडी, और नीचे नहीं आ रहा। हम लोग प्रेफर हमेशा करेंगे जिसके साथ एडी नहीं लिखा आ रहा। एडी का मतलब है कि इन्होंने एड चलाया हुआ, कि इनकी वेबसाइट सामने शो होनी चाहिए, लेकिन जो नीचे हैं वो ऑर्गेनिकली रैंक है। ऑर्गेनिकली का मतलब है लोग उनसे इतने बाइंग करते हैं या उनकी वेबसाइट इतनी विजिट की जाती है कि जब आप यूएसए के सप्लायर गूगल करते हैं तो वो आपको ये वाले लोग टॉप पे दिखाता है। अब हमारे पास आ रहा है ये ecommerce.ceo.com है। मैं आपको बता रहा था इसी वीडियो में कि अगली वीडियो में मैं आपको थॉमस नेट भी सिखाऊंगा। तो हमारे सामने ये थॉमस नेट आ भी गया है, यहाँ पे ये देखें ऑर्गेनिकली आ गया, क्योंकि थॉमस नेट पे हम सीखेंगे मेनली यूएसए सप्लायर्स के बारे में, और वो हमें सबसे ज्यादा यूएसए के ही सप्लायर्स दिखाता है। तो आप गूगल पे आए, गूगल ने भी आपको ऑप्शन दे दीजिए, आप थॉमस नेट पे देख लें। अच्छा, अब ऐसा नहीं है कि जो हमारे सामने आ रहे हैं ये बेच रहे हैं डायरेक्टली। ऐसी भी वेबसाइट है कि जहां पे फिर आगे डिटेल है कि ये 20 सप्लायर्स हैं, ये 25 हैं, ये 1000 है, 2000 है। थॉमस नेट पे डिफरेंट फैक्ट्रीज वालों ने अकाउंट बनाया हुआ है, डिफरेंट सप्लायर्स ने अकाउंट बनाया हुआ है। इसी तरह ये ecommerce.ceo आ रहा है हमारे पास ऊपर। अच्छा, अब देखें अलीबाबा भी उसने दे दिया हमें यहाँ पे, क्योंकि अलीबाबा पे भी आप यूएसए से भी सोर्सिंग कर सकते हैं। अलीबाबा पे पूरी दुनिया से लोग बेचते हैं। आप वहां पे सेलेक्ट कर लें कि आपको सिर्फ यूएसए के लोग देखने हैं, यूएसए के सप्लायर देखने हैं, आपको वो भी दिखा देगा। हमारे पास ये नीचे shopify.com आ रहा है। ये कितनी डिटेल्स हमारे सामने आ रही है। हम ऐसा करते हैं किसी एक पे क्लिक कर लेते हैं, क्योंकि अलीबाबा हम सीख चुके हैं, थॉमस नेट हम प्रैक्टिकली अगली वीडियो में सीखेंगे। हम इसके अलावा किसी पे क्लिक करते हैं। हम करते हैं जी ecommerce.ceo.com पे। हम इस वेबसाइट को देखते हैं। पहले वो हमें बता रहे जी प्राइवेट लेबल क्या है, वो हम बात कर चुके हैं इस पे कि प्राइवेट लेबल है आपका अपना ब्रांड, जो आप अपने नाम से अपनी प्रोडक्ट बेच रहे हैं, वो आपका प्राइवेट लेबल होता है। अच्छा, यहाँ पे वो हमें बता रहा है कि प्राइवेट लेबल मैन्युफैक्चरर्स आपने किस तरीके से ढूंढने हैं, क्योंकि हमने कहा है कि हमें यूएसए के दिखा दो। अब उसने यहाँ पे भी थॉमस नेट सामने आ गया। ये क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है यूएसए सोर्सिंग के लिए, इसलिए ये हर जगह पे ऑर्गेनिकली रैंक है और हमारे सामने आ रही है। अलीबाबा भी हमें पता है ऑलरेडी, हम उस पर बात कर चुके हैं, हम उसको सीख चुके हैं। हम नीचे जाके और देख लेते हैं। अब ये देखें, ये डिफरेंट हमारे पास सप्लायर्स आ रहे हैं यहाँ पे। वो हमें बता रहा है कि जी ये मोशी लेदर बैग जो है प्राइवेट लेबल में, ये बहुत अच्छी चीज है, आप इनसे खरीद सकते हैं। फिर आप देखें नीचे डिफरेंट चीजें आ रही हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट्स आ रही हैं। आप किसी पे भी क्लिक करें, किसी के पास भी जाएं, किसी की भी डिटेल लें, आप उनसे कांटेक्ट करें और अपनी प्रोडक्ट खरीदें। अब ये आपके पास फॉर्मेलिटी के लिए है ये भी, क्योंकि अलीबाबा एक बड़ी साइट है, वहां पे बेहतर सप्लायर्स होते हैं। बेहतर सप्लायर इस तरीके से कि एक ही जगह पे आप जब एक ही कैटेगरी में जाते हैं तो आपके पास उस कैटेगरी के सारे सप्लायर दिखाता है आपको। जबकि गूगल पे हमने लिखा है प्राइवेट लेबल सप्लायर्स, हमने कोई खास प्रोडक्ट नहीं लिखी। खास लिखेंगे तब भी आएंगे, लेकिन इररेलेवेंट भी आ सकते हैं। तो इसलिए हम मेनली तो अलीबाबा या थॉमस नेट को यूज करेंगे। लेकिन हमारे पास ये हमें वो बता रहा है कि ये मोबाइल एसेसरीज वाला भी है जी प्राइवेट लेबल का सप्लायर। ये ऊपर एक फूड वाला भी हमारे पास गुजर गया। अब ये चॉकलेट्स भी आ गई हमारे पास,
हेल्थ एंड ब्यूटी की प्रोडक्ट्स भी आ गई हमारे पास। अब हम इस पे किसी एक पे क्लिक कर लेते हैं जी। ये हमने एक पे क्लिक कर लिया नेचुरल स्किन केयर पे। अब उसने हमें उसकी वेबसाइट खोल के दे दी, यानी कि पहले हम देख रहे थे क्या क्या है। अब जिससे हमें खरीदना है या जिससे हम राब्ता करना चाह रहे हैं उस पर क्लिक किया मैंने, और ये कॉन्टैक्ट की ऑप्शन आ रही है मेरे पास, जहां पे मैं कॉन्टैक्ट करूंगा इनसे, या ये इनका ईमेल एड्रेस आ रहा है मैं इनको ईमेल कर दूंगा, या ये कॉन्टैक्ट पे मैंने क्लिक किया तो देखें ऑफिस का नंबर भी आ रहा है, टोल फ्री नंबर भी आ रहा है, फैक्स नंबर भी, ईमेल एड्रेस भी। तो अब मैं इनसे राब्ता कर लूंगा, जी मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए और आप यूएसए में हैं, आप मुझे बताइए मुझे प्रोडक्ट आप कितने में देंगे। अली बाबा पे हम इंटरनली उनसे चैट करते थे अली बाबा के सिस्टम के थ्रू, यहाँ पे हम उनसे ईमेल पे बात करेंगे या उनसे कॉल पे बात करेंगे। लेकिन इवेंचुअली जब आपकी डील होगी, जब आपकी डील लॉक होगी, जो आप उनसे फाइनल बात करने होंगे वो सब आपका ईमेल पे होगा, कॉल पे नहीं होगा। और कॉल पे आपने करना भी नहीं है, जो भी बात हो वर्बली नहीं करनी आपने। जब आप प्रोफेशनलिज्म में आते हैं, जब आप प्रोफेशनल फील्ड में आते हैं, कोई भी बात है तो वो रिटन फॉर्म में होती है, चाहे वो ईमेल पे हो, चाहे वो व्हाट्सएप पे हो, वी चैट पे हो, लेकिन रिटन फॉर्म में होती है, वो किसी फाइल की सूरत में होती है, वो किसी डॉक्यूमेंट की शेप में होती है। तो आपने इनसे बात कर लेनी है, उसके बाद आप इनसे प्रोडक्ट खरीदें या ना खरीदें वो आपका मसला है। यह तरीका यह है कि यहाँ पे आप इनको अपनी डिटेल दे दें, अपना नाम, फर्स्ट नेम दे दें, लास्ट नेम दे दें, अपना ईमेल एड्रेस दे दें, अपना फोन नंबर दे दें, मोबाइल नंबर दे दें, कंपनी का नाम, कंट्री, स्टेट, सब कुछ, और उसके बाद ये नीचे सबमिट कर देंगे आप इसको, सबमिट कर देंगे आप इसको। जब आपने सबमिट कर दिया तो उनके पास आपकी क्यूरी पहुंच गई, फिर वो आपसे कांटेक्ट करेंगे, आपको कॉल या ईमेल करेंगे, जी आपने हमारी वेबसाइट पे आके फॉर्म फिल किया था तो बताइए हम आपकी क्या हेल्प कर सकते हैं। अब इसको हम जितनी भी प्रैक्टिस कर लें एक ही चीज है, तो आप लोग इसकी अब खुद से प्रैक्टिस करें, गूगल पे जाएं, सप्लायर्स देखें, फिर एक वेबसाइट पे जाएं, वो आगे और सप्लायर दे रहा है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप उतना ज्यादा फायदा होगा। तो आपने सिर्फ ये वीडियोस देख नहीं लेनी, जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ हर वीडियो के बाद आपने वो खुद से प्रैक्टिकली करके देखना। सोर्सिंग अब आप लोगों को पता है कि क्या होती है। कोई भी प्रोडक्ट जो आपने बेचनी है उसको जो खरीदने का प्रोसेस है इसको हम सोर्सिंग कहते हैं। अभी हम लोग एक और वेबसाइट देखने जा रहे हैं, थॉमस नेट। अच्छा, थॉमस नेट हम क्यों देखने जा रहे हैं? एक तो इसलिए देखने जा रहे हैं कि मेनली हम लोग बात करें सारी प्राइवेट लेवल की, कि अपने ब्रांड की सोर्सिंग, लेकिन ड्रॉप शिपिंग एक मॉडल है, होलसेल एक मॉडल है, या हर चीज आप सीख चुके हैं या सीखेंगे। तो ड्रॉप शिपिंग या होलसेल मॉडल में आप सोर्सिंग के लिए थॉमस नेट को यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये मेनली आपको अमेरिका के सप्लायर्स दिखाता है। अगर इस पे भी आप बाकी सप्लायर्स भी देख सकते हैं, हर ऑप्शन होती है। जिस तरह अली बाबा है तो मैं आपको इस पे भी प्रैक्टिकली भी करके दिखाऊंगा। इसकी सादा सी एग्जांपल जो मैं बार बार आपको एग्जांपल देता हूँ कि प्रॉपर्टी लेने की, आपने लाहौर में एक जगह खरीदनी है, आपको कोई बताता है कि जी एबीसी के नाम से एक डेवलपर है, एक प्रॉपर्टी एडवाइजर है, वो आपको गाइड करेगा। तो अगर आपको कोई दूसरा बंदा कहता है जी XYZ को भी देख लें, आप कहेंगे जी हमें तो एबीसी का बताया गया था। भाई एबीसी बताया गया था, XYZ भी मौजूद है, WTC भी मौजूद है, बहुत सारे लोग होते हैं। आप एक ही चीज लेने के लिए मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे जा सकते हैं, फिर आपने डिसाइड करना होता है कि आपने फाइनलाइज किसको करना है। तो थॉमस नेट को अभी हम प्रैक्टिकली देखते हैं। हम लोगों ने थॉमस नेट खोल लिया, अभी प्रैक्टिकली हमारे सामने है। अच्छा, एक चीज, थॉमस नेट को हम बिल्कुल इसमें जो मेन चीजें देखने वाली हैं वो देखेंगे, बाकी जो आप 90% केसेस में यूज ही अली बाबा करेंगे। ये सिर्फ आपकी इंफॉर्मेशन के लिए है, आपके नॉलेज के लिए है कि आपको पता होना चाहिए कि थॉमस नेट से भी सोर्सिंग होती है और थॉमस नेट होता क्या है। यहाँ भी उसी तरह, ये देखिए मैंने खोला हुआ सामने thomasnet.com, यहाँ पे हमने लिख दिया जी पिलो, पिलो लिख के एंटर किया, इसने हमें पिलोस के अब ये सप्लायर दिखाना शुरू कर दिए, जिस तरह कि हमने अली बाबा पे देखा था। अब उसी तरह से यहाँ पे भी सप्लायर आ रहे हैं हमारे सामने, डिफरेंट आ रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे हम एक चीज देखते हैं कि अभी ये जो सप्लायर मेरे सामने है, इसका यहाँ पे व्यू सप्लायर और कॉन्टेक्ट आ रहा है, लेकिन ऊपर एक सप्लायर गुजरा है, उसका आ रहा है, ये देखिए व्यू सप्लायर, कॉन्टेक्ट और व्यू कैटलॉग। अब ये व्यू कैटलॉग क्या है? कैटलॉग होता है कोई भी फैक्ट्री, कोई भी सप्लायर और क्या क्या बेचता है और उसके पास क्या क्या है। मैं तो पिलो लेने आया हूं, लेकिन मेरे पास ऑप्शन है कि मैं व्यू कैटलॉग पे जाके अगर क्लिक करूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि और क्या क्या बेच रहा है। चले हम क्लिक कर लेते हैं। हमने व्यू सप्लायर पे क्लिक किया, हमारे सामने ये पेज ओपन हो गया। उसी तरह रिक्वेस्ट कोड बता चुका हूं आपको अली बाबा में, कॉन्टैक्ट सप्लायर, ये हमारे पास सप्लायर आ गया, ये कॉल सप्लायर की ऑप्शन आ रही है, ये वेबसाइट इसकी आ रही है,
ये इसकी लोकेशन आ रही है, ये सप्लायर की डिटेल हमारे पास आ गई है। और ये मेड इन यूएसए, प्रोडक्ट्स मेड इन यूएसए आ रहा है हमारे सामने। और अगर हम इस पे क्लिक नहीं करते, यानी हम वापस चले जाते हैं और वापस आके हमने फिर पिलो लिखा। अब आपको मैंने एक टैब पे क्लिक करके बता दिया तो आपको पता चल गया कि इस पे क्लिक करने से क्या होता है। तो हम क्योंकि अलीबाबा में ये सारी चीजें प्रैक्टिकली डिटेल में सीख चुके हैं, तो अब हम एक एक चीज यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे इस वीडियो में। हम लोग सिर्फ एक ओवरव्यू लेंगे। पिलो लिख के हमने सर्च पे क्लिक किया, हमारे सामने दोबारा अभी पेज ओपन हो रहा है। और उसी तरह अब व्यू सप्लायर पे हमने किया था तो सप्लायर की डिटेल आ गई थी। कॉन्टैक्ट, ईमेल या चैट के थ्रू आप इससे बात करेंगे। व्यू कैटलॉग, व्यू कैटलॉग ये होता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि उसके पास और क्या क्या चीजें हैं। तो अगर हम इस पे क्लिक करेंगे तो वो हमें बता देगा कि ये फैक्ट्री या ये सप्लायर पिल्लोस के अलावा और क्या क्या प्रोड्यूस कर रहा है। ये देखिए हमारे पास आ गया जी, वो बता रहा है जी हम ये पैकेजिंग मटेरियल भी बनाते हैं, बैग्स भी बनाते हैं, और ये बहुत सारी चीजें आपके सामने आ रही है। डिफरेंट तरह के बैग्स आ रहे हैं, डिफरेंट तरह की पैकेजिंग्स आ रही हैं। अब वो कहते हैं जी मैं आपको पिलो भी बना दूंगा, डिफरेंट तरीके के बैग्स भी बना दूंगा, कैरी बैग्स हैं, शॉपिंग बैग्स हैं, ये सब डिटेल हमारे सामने आ रही है। अब एक एग्जांपल हम यहाँ पे और ले लेते हैं। हम यहाँ पे लिख देते हैं जी हैंगर। हैंगर लिख के हमने इस पे एंटर किया, इसने हमें हैंगर के सप्लायर देना शुरू कर दिए। ये उसी तरह व्यू सप्लायर, कॉन्टैक्ट और व्यू कैटलॉग। किसी का कैटलॉग हमारे पास नहीं भी आ सकता। ये देखें, ये इस पे हमारे पास सिर्फ व्यू सप्लायर और कॉन्टैक्ट आ रहे, कैटलॉग नहीं आ रहा। अच्छा, एक चीज जो आप यहाँ पे कर सकते हैं वो मैं आपको दिखाता हूं। मैंने हैंगर ढूंढा तो मैंने लिखा ऑल रीजन्स। ऑल रीजन का मतलब है कि जितनी भी स्टेट्स हैं यूएसए में। हम लोग कहते हैं जी नहीं, हमें सिर्फ फ्लोरिडा से दिखा दे, तो हमने फ्लोरिडा पे क्लिक किया और ये सर्च किया तो अब हमें ये सप्लायर वो दिखाएगा जो सिर्फ फ्लोरिडा से है। हो सकता है ना, अमेरिका में रहने वाला एक बंदा है, वो कहता है जी मैं अपने करीब से सोर्सिंग करना चाहता हूँ ताकि मैं खुद जाके देख सकूं। अब इतना बड़ा मुल्क है, वो कहे जी मैं दूसरी स्टेट में चेक करने के लिए क्यों जाऊं, मुझे अब मेरे करीब का सप्लायर देख दे। तो करीब का सप्लायर हम इस तरीके से देख सकते हैं कि रीजन आप यहाँ से कोई भी चेंज कर सकते हैं। अब देखिए हमारे सामने ऊपर आ रहा है ये जॉनसन ब्रोज आ रहा है, लेकिन हम कहते हैं नहीं फ्लोरिडा से नहीं जी, कैलिफोर्निया से देखना है जी हमने। हम ये कैलिफोर्निया सदरन में आ गए, हमने यहाँ पे एंटर किया। अच्छा, अब यहाँ पे ये जॉनसन ब्रोज जो है इसने क्या किया हुआ है कि ये कैलिफोर्निया में भी अवेलेबल है। इसने ये नीचे लिखा है सर्विंग सदरन कैलिफोर्निया, पहले लिखा आ रहा था सर्विंग फ्लोरिडा। लेकिन कोई सप्लायर ऐसा भी हो सकता है जो सिर्फ एक लोकेशन पे बेस करता हो, दूसरी लोकेशन पे ना हो, उसने वहां पे अपना कोई ऑफिस नहीं बनाया हुआ, तो वहां पे उसके पास कोई चीज अवेलेबल नहीं है। तो ये जब आप सोर्सिंग कर रहे होंगे आपकी मर्जी है, बेहतर है कि आप ऑल रीजन पे करके ही चेक करें। लेकिन सिर्फ ये एक फॉर्मेलिटी है, मेनली तो हम लोग अलीबाबा ही यूज करते हैं। चलें जी, आप लोगों ने थॉमस नेट देख लिया, वैसे ही था जैसे अलीबाबा है। क्या डिफरेंस था? सरफेस चेंज था। अलीबाबा की कलर स्कीम और थी, इनकी और है। वहां पे जेम्स आ रहे थे, यहाँ पे जेम्स नहीं आ रहे। तो मेनली ये सारा काम एक जैसा ही है। यही बात मैं आपको बार बार बताता हूँ कि आपने अमेजॉन VA का ये जो कोर्स आप कर रहे हैं, आप जो वर्चुअल असिस्टेंट अगर हम बात कर लें, अमेजॉन को साइड पे कर दें, ये इसी तरह है। जब आप ये स्किल सीख जाएंगे, आप इसी स्किल की बेस पे दूसरी मार्केट प्लेसेस, वॉलमार्ट, ईबे, इट्सी पे भी काम कर सकेंगे। आप उसकी सर्विसेज भी दे सकेंगे। जैसे आपको अलीबाबा यूज करना आता था, जब मैंने आपको अलीबाबा सिखा दिया, आपको थॉमस नेट कितना इजी लगा है। इसी तरह जब आप अमेजॉन सीख जाएंगे, आपको बाकी सारी चीजें भी आसान लगना शुरू हो जाएंगी। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम लोग सीखने जा रहे हैं कि सैंपल को इवैल्यूएट कैसे करते हैं। सैंपल क्या है और इवैल्यूएशन क्या है, पहले हम इस पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सैंपल ये है कि जब भी आपने ऑर्डर प्लेस करना है, यानी अलीबाबा के थ्रू, जब आपने प्रोडक्ट हंटिंग हो गई आपकी, आपने फाइनल कर लिया कि आपने क्या बेचना है अमेजॉन पर। हमने एग्जांपल ले ली पिलो की जी, हमने फाइनल किया कि हम पिलो बेचेंगे। अब हम डायरेक्टली ऑर्डर नहीं प्लेस कर देंगे, हम उसका सैंपल कॉल करेंगे और सैंपल 3 लोगों से सैंपल मंगवाएंगे हम। और पहले हम देखेंगे, जो मैंने आपको उसूल बता दिए, 5 टिप्स जो बता दी, जेम्स देख लिया आपने, हर चीज वेरीफाइड है, 2 साल से पुराना है, सब कुछ चेक कर लिया अब आपने। तो उसके बाद आप क्या करेंगे कि जो इस क्राइटेरिया पे पूरे उतर रहे होंगे, 10 से 15 लोगों से कांटेक्ट करेंगे। फिर उनमें से कोई 3 आप फाइनल करेंगे जिनसे आप सैंपल कॉल करेंगे कि जी आप अभी मुझे 1 पिलो भेजें, मैं देखूं तो सही कि आप पिलो कैसा बनाते हैं। चलें जी, अब आपके पास वो आ गया जो आपने एक एक बंदे से ऑर्डर किया,
3 डिफरेंट लोगों से आपने पिलोज ऑर्डर किए, तो ये आपने सैंपल ऑर्डर किया, और अब जब आपने उस सैंपल को देखना है ना, तो उस देखने के अमल को हम कह रहे हैं इवैल्यूएट करना। आप इवैल्यूएट कर रहे हैं कि ये सैंपल किस तरह का है। अच्छा, अब ये कि इवैल्यूएट आप कैसे करेंगे, मतलब कैसे इवैल्यूएट करेंगे जी, अगर आपको एक चीज का पता ही नहीं है, आपने सैंपल मंगवा लिया, आपको क्या पता कि ये ठीक है कि नहीं है, तो आप क्या करते हैं, अपने कंपेटिटर का भी सैंपल कॉल करते हैं। जो हमने हंटिंग में सीखा ना कि कंपेटिटर आपने एक चूज किया, हीलियम 10 में हमने सीखा था कि आपने सोचा कि मैंने इस बंदे को कंपीट करना है, या जो बंदा उस प्रोडक्ट में टॉप पे बैठा हुआ है, आपने उसका सैंपल मंगवाया, और इधर से चाइना से हम, क्योंकि एग्जांपल हम चाइना के ले रहे हैं ना, कहीं से भी मंगवा सकते हैं, अली बाबा के थ्रू आपने चाइना से भी एक सैंपल कॉल कर लिया। यानी फॉर एग्जांपल हाफिज अहमद अमेज़न पे पिलो बेच रहा है, तो आपने हाफिज अहमद की शॉप से एक पिलो ले लिया, और उधर आपने चाइना में 3 डिफरेंट सप्लायर से भी पिलो मंगवा लिए। अब आपके सामने मेरा पिलो भी पड़ा हुआ है जो मैं बेच रहा हूं ऑलरेडी अमेज़न पे, जिस पे रिव्यूज भी आ रहे हैं, ऑलरेडी सेल हो रही है, और दूसरी तरफ आपके पास वो सैंपल भी हैं जो आपने सप्लायर से मंगवाए हैं। अब आप देखेंगे कि अच्छा, जो अमेज़न पे ऑलरेडी बिक रहा है पिलो वो कैसा है, और ये जो इसके साथ के मैंने सैंपल मंगवाए हैं वो कैसे हैं। फिर आप उन तीनों में से देखेंगे कि उन तीनों में से कौन सा बेस्ट मैच कर रहा है उस पिलो के साथ जो ऑलरेडी अमेज़न पर बिक रहा है। अब आप इसको आपस में देखेंगे, आपको जो बेहतर लगेगा सप्लायर, उससे फिर आप जाके ऑर्डर प्लेस कर देंगे। ऑर्डर प्लेस करने का सिंपल सा तरीका होगा जो मैं आपको पिछली वीडियोस में बता चुका हूं कि आप उससे जो चैट करेंगे, आप उससे फाइनल करते हैं जी मुझे ऑर्डर प्लेस करना है आपसे, वो आपको एक लिंक भेज देगा पेमेंट गेटवे का। ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है कि आपने जो भी कम्युनिकेशन करनी है, जो भी ऑर्डर प्लेस करना है, अली बाबा के थ्रू करना है। अगर आप उसके बाद उससे व्हाट्सएप पे बात करना शुरू हो जाते हैं, व्हाट्सएप पे आपको लिंक आता है, पे कर देते हैं, अली बाबा उसका जिम्मेदार नहीं होगा। अगर कल को आपको प्रोडक्ट नहीं मिलती तो आप अपने क्लाइंट को कुछ भी नहीं बता सकते। आपके क्लाइंट को पता चल जाएगा कि आपके पास नॉलेज ही नहीं था। तो आपने किसी की बातों में नहीं आना। आपको सप्लायर वहां पे होते हैं, हर तरह के सप्लायर होते हैं पूरी दुनिया में, मैं किसी एक कंट्री की बात नहीं कर रहा। आपका सप्लायर आपको कहते हैं जी कोई मसला ही नहीं है, आप मेरे भाई हैं, मसले की बात ही कोई नहीं, आ जाए व्हाट्सएप पे बात करते हैं। आपने नहीं करनी, बातें जितनी मर्जी करें व्हाट्सएप पे, ऑर्डर प्लेस नहीं करना। ऑर्डर आपने उसे कहना है कि मुझे अली बाबा की चैट में आप लिंक भेजें, मैं वहां पे आपको पेमेंट कर देता हूं। तो वो जो आपको लिंक भेजेगा उस पर क्लिक करके आप पे करेंगे, आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा उस दिन से। सैंपल भी इसी तरह कॉल करेंगे, और उसके बाद जब आपने दोबारा ऑर्डर प्लेस करना होगा, जो आप मेन ऑर्डर अब प्लेस करने जा रहे हैं, सैंपल में तो आपने एक पीस मंगवाया ना, अब उसके बाद आप जा रहे हैं उससे 1000 या 2000 या 3000 यूनिट खरीदने। तो जब आप ये यूनिट खरीदने जाएंगे तो ये आपका मेन ऑर्डर प्लेस होगा। अच्छा, इसमें एक और चीज का आपने ख्याल रखना है कि पेमेंट जो इसमें होती है वो 30% आप एडवांस करते हैं जब आप ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, 70% आप इंस्पेक्शन के बाद करते हैं। इंस्पेक्शन क्या होती है? इंस्पेक्शन ये है कि आपका ऑर्डर रेडी हो गया, फॉर एग्जांपल चाइना में रेडी हो गया, आपने एक थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन कंपनी हायर की जो जाके आपकी प्रोडक्ट को इंस्पेक्ट करेगी, देखेगी उसको कि उसमें कोई मसला तो नहीं है। अगर 100 पिलोज थे आपके, तो वो 100 में से अगर एक बॉक्स में 10 पिलोज हैं तो वो रैंडमली 3-4 बॉक्सेस खुलवाएंगे, उसमें 2-2 पिलोज चेक कर लेंगे और आपको रिपोर्ट करेंगे जी ओके है, आप फाइनल पेमेंट कर दें। फिर आप फाइनल पेमेंट करेंगे। अगर आपने इंस्पेक्शन से पहले फाइनल पेमेंट कर दी और उसके बाद इंस्पेक्शन में कोई मसला आ गया तो आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला, आप अपने क्लाइंट के पैसे डुबो देंगे। जब आपने पे कर दिया, पे करने के बाद किसी चीज की जिम्मेदारी नहीं होती। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी करते हैं, वो कहते हैं जी इंस्पेक्शन जो है वो हम वीडियो कॉल पे करवा लेंगे, या इंस्पेक्शन हम करवा लेंगे सामान उठवाने के बाद। आप दो तरह से ऑर्डर प्लेस करते हैं ना, एक आप फैक्ट्री वाले को कहते हैं जी सब कुछ आपकी जिम्मेदारी है, मुझे ये प्रोडक्ट लाहौर में मेरे घर पे मिलनी चाहिए। एक आप उसे कहते हैं जी आप रेडी करके रख दें, मैं किसी भी एजेंट से कांटेक्ट करूंगा और वो आपकी फैक्ट्री से सामान उठा के और मुझे भिजवा देगा। शिपिंग मैं आपके जिम्मे नहीं डालता, शिपिंग मेरी अपनी जिम्मेदारी है। उसमें प्रॉब्लम बाज दफा लोग ये बहुत मेजर मिस्टेक करते हैं कि वो कहते हैं जी अपने शिपिंग एजेंट को कहते हैं कि फैक्ट्री से सामान उठाओ, उसके बाद मुझे वीडियो कॉल करो और इंस्पेक्शन कर लो, सिर्फ $200 या $300 बचाने के लिए। आपने अपने क्लाइंट को बताना है कि आप $10,000, $20,000, $30,000 इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, $200-300 बचाने के लिए आपके सारे पैसे भी डूब सकते हैं। तो आपने उसको बताना है हम इंस्पेक्शन कंपनी हायर करेंगे, वीडियो कॉल पे वो इवैल्यूएशन नहीं हो सकती। अच्छा, अगर आप सामान उठवाने के बाद इंस्पेक्शन करवाते हैं तो उसका भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि सामान आप तब उठाएंगे जब आप उसे पेमेंट कर देंगे सप्लायर को।
और जब आपने उसे पेमेंट कर दी तो उसके बाद वो किसी चीज का जिम्मेदार नहीं है। ये आपने प्लीज, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आपको बहुत से सप्लायर्स मिलेंगे जो इतनी प्यारी और इतनी मीठी बातें करेंगे कि आपने जिंदगी में कभी इतनी मीठी बातें सुनी ही नहीं होंगी, और आप कहेंगे जी ये तो बहुत ही नेक सप्लायर है, तो बहुत ही ईमानदार सप्लायर है, लेकिन वो बाद में 1 रुपए का भी जिम्मेदार नहीं होगा। तो आपने उससे नुकसान आपका ये होगा कि एक तो आपके क्लाइंट के पैसे डूबेंगे, वो आपको नेगेटिव रिव्यू दे के जाएगा आपकी प्रोफाइल पे कि जी ये वीए गलत है, इसको काम करना नहीं आता। फिर आपको आगे क्लाइंट नहीं मिलेंगे, फिर आप मार्केट में आके कहेंगे जी अमेज़न वीए तो फ्रॉड है। वो क्यों फ्रॉड है? वो इसलिए फ्रॉड है कि आपने गलत किया। और अगर मैं सीधे अल्फाज में कहूं, माइंड नहीं करना, आप फ्रॉड है, क्योंकि जब आपने फ्रॉड किया, आपके पास नॉलेज नहीं था, आपने पूरा काम सीखा नहीं, आधी बातें सुन के ऑर्डर प्लेस कर दिया, अब आपने फ्रॉड कर लिया। जब आपने फ्रॉड कर लिया, आपको नेगेटिव रिव्यू आ गया, उसके बाद आप कहते हैं अमेज़न फ्रॉड है। अमेज़न वीए फ्रॉड नहीं है, तब तक ये फ्रॉड नहीं है जब तक आप फ्रॉड नहीं करते। तो आपने नॉलेज पूरा सीखना है, एक एक वीडियो पूरी देखनी है, उसमें हर चीज पे पूरा अमल करना है। जब आप पूरा अमल करेंगे आपको पॉजिटिव फीडबैक आएगा। जब पॉजिटिव फीडबैक आएगा, नए ऑर्डर्स मिलेंगे, आप कभी भी नहीं कहेंगे ऑनलाइन ये काम फ्रॉड है, क्योंकि आपके पास ऑर्डर्स आ रहे हैं ना। और ऑर्डर्स क्यों आ रहे हैं? कि आप काम ईमानदारी से कर रहे हैं। तो आपने इंस्पेक्शन हमेशा वहीं पे करवानी है, उस फैक्ट्री में करवानी है, उसके बाद बैलेंस पेमेंट देनी है। बैलेंस पेमेंट देंगे, आपका ऑर्डर वहां से शिप होके आपके अमेज़न वेयर हाउस पे यूके, यूएसए, दुबई, जहां पे भी आप चाहते हैं वहां पे पहुंच जाए। अस्सलाम वालेकुम। हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि MOQ क्या होता है। जब भी आप कोई बिजनेस करते हैं ना, कोई भी चीज खरीदते हैं, तो उसमें एक टर्म यूज होती है MOQ। इसको हम कहते हैं मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी। कि जब आप होलसेल में चीज खरीदते हैं ना, तो हर सप्लायर ने अपना एक MOQ सेट किया होता है कि आपने मिनिमम मुझसे इतने यूनिट्स लेने, तब मैं आपको दूंगा। अच्छा, उसकी रीजन क्या, वो ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा वो इसलिए करते हैं कि प्रोडक्शन कॉस्ट आती है ना काफी सारी चीजों पे। कोई चीजें ऐसी हैं जिसके लिए उनको डाई नहीं बनानी पड़ती है, उनकी कॉस्ट आती है। आप उनसे कहें मुझे 10 यूनिट दे दें, वो कहेंगे नहीं, ये हम आपको 10 नहीं दे सकते। तो MOQ नॉर्मली सप्लायर सेट करता है। जब आप अलीबाबा पे जाके देखेंगे, प्रैक्टिकली भी मैं आपको दिखा दूंगा, या आप देख चुके होंगे ऑलरेडी, कि किसी भी सप्लायर से चीज लेने जा रहे हैं, उसने MOQ सेट किया हुआ है 500 या 1000 या 100 यूनिट्स, ये इतने आपको मिनिमम खरीदने पड़ेंगे। और वो इसलिए खरीदने पड़ेंगे, मैंने आपको बता दिया कि होलसेल में हमेशा ऐसे होता है। होलसेल में कभी ऐसे नहीं होता कि आप जाके उनसे 1 या 2 यूनिट खरीद लें। हर बंदे ने अपनी प्रोडक्शन के हिसाब से, अपनी कॉस्ट के हिसाब से, अपने एम्प्लॉयज के हिसाब से, जो भी उसके खर्चे वगैरह हैं, उस हिसाब से उसने सेट किया होता है कि अगर मुझसे कोई प्रोडक्ट मिनिमम इतनी खरीदी जाएगी तो मुझे फायदा होगा। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दे दिए ना, अगर कोई ऐसी प्रोडक्ट है जिसके लिए उसको स्पेशल कोई तैयारी करनी है, आप उसे सिर्फ 5 यूनिट ले लें, तैयारी पे उसका $1000 की कॉस्ट आ जाए, आपकी कॉस्ट प्रोडक्ट की सिर्फ $10 है, तो वो 5 यूनिट आपको नहीं देगा ना। $50 का तो वो आपको सामान नहीं देगा 1000 खर्च करके। तो वो आपको कहेगा मिनिमम $10,000 का ऑर्डर दें, या 5000 का दें, या एटलीस्ट 3000 का दें। तो MOQ ये होगा कि आपने ऑर्डर क्वांटिटी कितने पीसेस करने हैं, ये आपको सप्लायर पहले से बता देता है। इसमें हमने ऐसे, इसमें हमारा कोई रोल नहीं होता। जब हम सप्लायर को ईमेल करते हैं, पहले तो उसने अलीबाबा पे लिखा होता है, अगर नहीं लिखा होता ईमेल करते हैं, या लिखा होता है तब भी ईमेल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी ने MOQ लिखा 500, तो हम उससे निगोशिएट करते हैं, नहीं हमें 300 यूनिट्स चाहिए, तो वो देखेगा कि अगर हाँ उसको वायबल है तो आपको 300 यूनिट भी दे देगा। तो MOQ मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी। अस्सलाम वालेकुम। हम लोग सीखने जा रहे हैं लैंडिंग कॉस्ट। कि लैंडिंग कॉस्ट क्या होती है, इसको इवेल्युएट किस तरीके से किया जाता है, इस पे हम प्रैक्टिकली भी करेंगे, लेकिन पहले मैं आपको बता देता हूं कि लैंडिंग कॉस्ट है क्या। आप एक ग्लास खरीदते हैं चाइना से, ये मैं आपको कई वीडियोस में बता चुका हूं कि हम एग्जांपल लेते हैं चाइना कि आप कहीं से भी खरीद सकते हैं। जब आप अलीबाबा के थ्रू सोर्सिंग करते हैं, तो अलीबाबा के थ्रू भी आप किसी भी मुल्क से चीज खरीद सकते हैं। अच्छा, अब एक ग्लास है, आपने चाइना से खरीदा, फैक्ट्री वाले ने आपको बताया कि ये ग्लास आपको $3 में मिलेगा। आपने कहा जी ठीक है, मैं आपसे $3 में ग्लास लेता हूं। अब उसके बाद आपने शिपिंग एजेंट से पता किया, उसने कहा जी मैं $2 चार्ज करूंगा ये प्रोडक्ट आपको पाकिस्तान भेजने की। हम एग्जांपल ले रहे हैं ना कि आप पाकिस्तान में मंगवा रहे हैं प्रोडक्ट, $5 हो गए। आपको पता चलता है जी $1 जो है वो पोर्ट पे क्लियरेंस चार्जेस और गवर्नमेंट के टैक्सेस होंगे, तो ये हमें पड़ जाएगा $6 में। फिर पता चलता है जी ये हम जिस वेयर हाउस पे रखेंगे, बेचने से पहले जहां पे रखेंगे उसका भी तो कोई रेंट दे रहे हैं ना आप, तो चलें जी हमें पता चला कि उसका रेंट मिला के ये हमें $7 में पड़ जाएगा।
तो जो कॉस्ट आपको पड़ रही है ना फाइनल सारे खर्चे डाल के, हर चीज मिला के, उसे हम कहते हैं लैंडिंग कॉस्ट। लैंडिंग का मतलब होता है उतरना, यानी कि बिल्कुल जब प्रोडक्ट आपके पास उतर रही है, आपके पास पहुंच रही है, तो पहुंचते वक्त उसकी जो प्राइस है वो आपकी लैंडिंग कॉस्ट होगी। अब आपको समझ आ गई कि खरीदी और प्राइस पे होगी, फिर आने के चार्जेस, फिर टैक्सेस, फिर किराया, बहुत सारी चीजें होंगी ना उसमें इन्वॉल्व। ये सब चीजें जब इन्वॉल्व हो जाएंगी तो हम इसको कह देते हैं ये बन गई है लैंडिंग कॉस्ट। आइए अब इस पे प्रैक्टिकली करके देखते हैं। आपके सामने ये भी जो स्क्रीन आ रही है इस पे आपको नजर आ रहा है हाउ टू कैलकुलेट लैंडिंग कॉस्ट लिखा हुआ है और कॉलम्स बने हुए हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, बहुत आसान है, आपको वैसे भी समझ आ चुका होगा, लेकिन फिर भी हम इसको एक दफा देख लेते हैं। चलें जी, ये हमने लगा दी फ्रेट कॉस्ट। ये सब हमने एग्जाम्पल्स ली हैं। हमने कहा जी फ्रेट कॉस्ट है $100। अब इसके साथ साइन है या नहीं है, ये $100 भी हो सकते हैं, 100 पाउंड्स भी हो सकते हैं। यहाँ पे कुछ जगहों पे मैंने डॉलर का साइन लगाया हुआ है, तो हम यहाँ पे अज्यूम करेंगे कि सब प्राइसेस डॉलर्स में ही हैं। अगर आप पीकेआर में कर रहे हैं, हर चीज आपकी पाकिस्तानी रुपयों में है, आप उस तरह से भी कैलकुलेट करेंगे। ये तो आप पे डिपेंड करता है ना कि आप सोर्सिंग किस कंट्री के लिए कर रहे हैं, कहाँ से कर रहे हैं। तो मैं आपको एग्जाम्पल के लिए ये सब बता रहा हूँ यहाँ पे। अच्छा, अभी हम आगे, हमने फ्रेट कॉस्ट लगा लीजिए $100। अब फ्रेट कॉस्ट क्या है? शिपिंग चार्जेस, फ्रेट चार्जेस। अब वो फ्रेट चाहे बाय सी है या बाय एयर है, ये जो भी इसके लॉजिस्टिक्स चार्जेस होते हैं, जो चीज के चलने के चार्जेस होते हैं, पहुंचने के चार्जेस होते हैं, उसे हम कहते हैं ये फ्रेट चार्जेस है। अच्छा, टोटल यूनिट हमने एग्जांपल ली कि हमारे पास 100 यूनिट्स हैं। अब अगर 100 यूनिट्स हैं और फ्रेट कॉस्ट भी $100 है, इसका मतलब है कि एक यूनिट को $1 पड़ी फ्रेट कॉस्ट। ये हमने सामने लिख लिया। यूनिट का मतलब है पीसेस, आपने कितने पीसेस मंगवाए हैं, 100 मंगवाए हैं, 500 मंगवाए हैं, 1000 मंगवाए हैं। अच्छा, अब ये आपके पास आ गया। हमने कहा कि EXW यानी एक्स वर्क्स प्राइस, एक्स फैक्ट्री प्राइस, कि हमने जब फैक्ट्री से सामान लिया, प्राइसेस मैंने आपको बताया था 4 तरह की, एक्स वर्क्स, DDP, DDU और FOB। ये मैं आपको एक अलग वीडियो में तफसील से बता चुका हूँ। एक्स वर्क्स का मतलब है कि हमने फैक्ट्री वाले को कहा कि आप हमें सामान अपनी फैक्ट्री में दे दें, वहां से हम खुद उठाएंगे, खुद लेके जाएंगे, वो सब हमारी जिम्मेदारी है, हम कोई नया एजेंट हायर करेंगे, वो ये काम करेगा। उसने हमें $5 की दे दी। $1 हमने एग्जाम्पल ले लीजिए, शिपिंग हमारे चार्जेस हो गए। $1 हमने कर लिया जी पर यूनिट हमारे बैंक चार्जेस है। एग्जाम्पल ले रहे हैं ना कि जब आप ट्रेड इंश्योरेंस के थ्रू काम कर रहे हैं, अगेन मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई भी लफ्ज सुन के आपने परेशान नहीं होना, वो सब कुछ एक एक लफ्ज आपको पता चलेगा, या चल चुका है या चल जाएगा। लेकिन आपने इसकी वजह से ये नहीं बैठ जाना कि जी ये तो अजीब सा लफ्ज आ गया, अब मैं क्या करूं। आप बिल्कुल रिलैक्स रहें, इसके अलावा आपने कुछ भी नहीं करना। कोर्स को गौर से देखें और इजी रहें। 3 महीने के बाद जब आपका ये कोर्स कंप्लीट होगा तो इंशाल्लाह आप एक अच्छे वर्चुअल असिस्टेंट बन चुके होंगे। अब बैंक चार्जेस $1 आ गए कि ट्रेड इंश्योरेंस के थ्रू हमने पे किया था, 3% कमीशन थे, कुछ भी था, वो सारे खर्चे डाल के हमने कर लिया कि $1 फी यूनिट को, फी पीस को, ये भी पड़ गया। अब आगे आ गया 3PL यानी थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स, यानी आपने सामान अगर यूके में मंगवाया है तो आपने डायरेक्टली अमेज़न के वेयरहाउस पे सामान नहीं भेजा, आपने पहले एक और जगह पे मंगवाया कि मैं वहां से थोड़े थोड़े यूनिट करके अमेज़न को भेजूंगा, तो वहां पे आपकी जो कॉस्ट आ रही है वो है 3PL चार्जेस। सिंपली आप इसको रेंट कह लें, आपकी शॉप का रेंट है, आपके ऑफिस का रेंट है, तो रेंट की कॉस्ट भी मिलानी है, आपने हर खर्चा इसके अंदर ऐड करना है, जो भी कॉस्ट आ रही। हमने कह दी जी 3PL का $1 है, तो टोटल लैंडिंग कॉस्ट हमारे पास होगी $8, $8 ये हमें पता चल गया कि लैंडिंग कॉस्ट। अब जब ये स्क्रीन आप लोग देख रहे हैं ना, तो आपको क्लियरली पता चल रहा है कि लैंडिंग कॉस्ट में कोई भी कॉस्ट हो सकती है ऊपर से, ये सब मिला के जो एंड पे कॉस्ट बनेगी वो $8 है। अब ये जरूरी नहीं कि यही यहाँ पे 4 तरह की कॉस्ट ही हो, ये 5 तरह की भी हो सकती है। आप इंश्योरेंस करवाते हैं प्रोडक्ट की कि अगर वो नहीं पहुंचती, कोई मसला होता है तो आप क्लेम कर सके, वो एक कॉस्ट आ जाएगी। और ये कॉस्ट आपकी 2 या 3 भी हो सकती हैं कि शिपिंग ना हो इसके अंदर। आपने DDP प्राइस ले ली अपने सप्लायर से कि मुझे प्रोडक्ट मेरे यूके वेयर हाउस पे पहुंचनी चाहिए, सारी जो कॉस्ट है वो आप मुझे बताएं, तो फिर ये शिपिंग बीच में से निकल जाएगी। यहाँ पे EXW की जगह DDP आ जाएगा, बैंक चार्जेस आ जाएंगे, 3PL आ जाएगा, और उसके बाद लैंडिंग कॉस्ट आ जाएगी जो आपकी टोटल बन रही है। तो ये आपकी लैंडिंग कॉस्ट है जो आपके सारे खर्चे डाल के। इसमें एक चीज होती है कि 3PL के जो चार्जेस हैं ये हमेशा एक से नहीं रहते। हो सकता है आपकी सेल्स बहुत अच्छी शुरू हो जाए, आपके अगर डेली के 10 यूनिट बिकते थे, आपने 3PL पे 100 रखे हुए हैं, आप 20-20 करके अमेज़न को भेज रहे हैं, आपके डेली के 50 बिकना शुरू हो जाए, 2 दिन में सारे बिक गए, तो अब आपको किराया जो है वो 2 दिन का पड़ेगा।
क्योंकि 2 दिन में बिक गया ना सामान आपका। अब आपको 10 दिन का रेंट नहीं पड़ेगा। तो 3PL की जो कॉस्ट है वो कम भी हो सकती है, कभी ऊपर भी चली जाएगी। नहीं बिक रहा सामान, आपका पड़ा हुआ है रेंट, तो फिर भी पे करना है। तो ये कुछ कॉस्ट ऐसी है जो ऊपर नीचे होती रहती है, 1, 2, 3% तक ये वेरी करता है। हम क्या करते हैं कि हर 3 महीने के बाद दोबारा से इवेल्युएट करते हैं अपनी लैंडिंग कॉस्ट, 2 से 3 महीने के बाद। ऑन एन एवरेज 3 महीने, कभी आपको 2 महीने के बाद भी करनी पड़ सकती है। तो 3PL की कॉस्ट चेंज हो सकती है, बैंक चार्जेस आ गए, शिपिंग प्राइस आ गई, और ये आपकी लैंडिंग कॉस्ट आ गई। बिल्कुल आसान है, आप ये स्क्रीनशॉट अपने पास लेके रख लें। जब भी लैंडिंग कॉस्ट निकालनी हो, इस तरह से आप जाके हर अपना खर्चा ऐड करेंगे, उसको टोटल करेंगे, जो टोटल प्राइस बनेगी उसको हम कहेंगे ये हमारी लैंडिंग कॉस्ट। चलें जी, आप लोगों ने देख लिया लैंडिंग कॉस्ट बहुत ही आसान है। मैंने आपके सामने आपको लैपटॉप पे करके दिखाया कि जी इतने की हमें मिली, ये इसके शिपिंग चार्जेस थे, ये कोई बैंक चार्जेस थे, ये 3PL के चार्जेस थे, जो भी सारी कॉस्ट थी वो मैंने आपको बताई। और एक और बात आप लोग दोबारा ध्यान में रख लें कि कोई भी ऐसा लफ्ज, जिस तरह मैंने अभी 3PL बोला, तो ये आपको आगे एक वीडियो में पता चल जाएगा कि थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स क्या होता है। कोई भी ऐसी टर्म नहीं मैं बोलूंगा जो आपको बाद में या पहले बताई ना गई हो। तो अगर कोई भी लफ्ज आपको ऐसा लगे जी ये अजीब लफ्ज आ गया, हमें तो इसका पता नहीं है, तो कोई मसला नहीं है, या पीछे गुजर चुका है या अगली वीडियो में आ जाएगा। जब आप कोर्स कंप्लीट करेंगे तो इंशाल्लाह कोई भी ऐसी चीज नहीं बची होगी जो आपको ना सिखाई गई हो। अस्सलाम वालेकुम। हम लोग सीखने जा रहे हैं लीड टाइम के बारे में कि लीड टाइम क्या होता है। आसान अल्फाज में लीड टाइम वो होता है कि आप जब कोई प्लानिंग कर रहे हैं, कोई ऑर्डर आप प्लेस कर रहे हैं किसी भी बिजनेस के लिए, हम अमेज़न को थोड़ी देर के लिए साइड पे कर देते हैं। आपने लाहौर में एक शॉप बनाई और आपने प्लान किया कि इस शॉप की मैंने ओपनिंग करनी है 1 जनवरी को। अब ये 1 जनवरी कोई भी हो सकता है, 2023 का भी हो सकता है, 2024 का भी, 2025 का भी हो सकता है। अब उसके बाद आप जब ऑर्डर प्लेस करते हैं ना, तो आपके माइंड में होता है कि 1 जनवरी को तो मैंने लॉन्च करनी है, अपनी शॉप मैंने ओपन करनी है, तो सामान मुझे 1 जनवरी से पहले पहले पहुंच जाना चाहिए। तो आप सोचते हैं कि अगर मैं अगस्त में ऑर्डर प्लेस करता हूं ना, तो फैक्ट्री में बन भी जाएगा, उसके बाद पाकिस्तान में पहुंच भी जाएगा, फिर कराची पोर्ट से लाहौर भी आ जाएगा, और आते आते सारा टाइम जो है वो कैलकुलेट करके दिसंबर के एंड पे या दिसंबर के दरमियान में मेरे पास प्रोडक्ट रेडी होगी और मैं 1 जनवरी को 1 जनवरी को आराम से अपनी प्रोडक्ट लॉन्च कर दूंगा, अपनी शॉप ओपन कर दूंगा। तो इस सारे टाइम को कहते हैं लीड टाइम। अब आप लोग अपनी स्क्रीन पे सामने देख रहे हैं कि आपके सामने लिखा आ रहा है फर्स्ट इन्वेंट्री ऑर्डर। फर्स्ट इन्वेंट्री का क्या मतलब है कि पहला ऑर्डर, क्योंकि आपकी नई दुकान है ना। अगर हम अमेज़न की बात करें, आप एक नई प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं। आपने ये नहीं कहना जी सर ने पहले कहा था जी अगस्त में ऑर्डर किया, आप कहते हैं मार्च में ऑर्डर किया। मैं आपको समझाने के लिए महीने, डेट, साल चेंज कर सकता हूं। अच्छा, फर्स्ट इन्वेंट्री आपने ऑर्डर कर दी 1 मार्च को। अब ये 1 मार्च 2023 कह लें या 24 कह लें, 25 कह लें या 2030 कह लें, और आपका ऑर्डर रेडी हो गया। हम कहते हैं जी 30 मार्च को, 30 दिन लगे लेकिन अभी रेडी हुआ, वहां पे आपके पास आया नहीं है। अब आपने उसकी इंस्पेक्शन करवा ली, 2-3 दिन इंस्पेक्शन पे लग गए। 1 अप्रैल से लेके 3 अप्रैल तक या 5 अप्रैल तक का ऑर्डर की आपने इंस्पेक्शन करवा ली, पता चल गया जी इंस्पेक्शन हो गई, अब हम इस ऑर्डर को ले सकते हैं, अब ये फाइनल है। अब हम अपने सप्लायर को कहेंगे शिप कर दो, प्रोडक्ट ओके हो गई। अच्छा, लीड टाइम जरूरी क्यों है? आप ये भी तो कह सकते हैं जी हम जब मर्जी ऑर्डर प्लेस कर दें, जब आएगा हम बेचना शुरू कर देंगे। लेकिन आपको मैं किसी और वीडियो में बता चुका हूं, वो है गूगल ट्रेंड्स, सीजनैलिटी चेक करनी कि जी ये प्रोडक्ट सीजनल तो नहीं है, या किन दिनों में ज्यादा बिकती है, किन दिनों में कम बिकती है। फॉर एग्जांपल, आपने प्लान किया कि जी मैं ये प्रोडक्ट लॉन्च करूंगा दिसंबर में, और प्रोडक्ट है क्रिसमस से रिलेटेड। अगर आपने लीड टाइम नहीं निकाला, प्लानिंग नहीं की, जनवरी में पहुंचेगा तो आपसे कौन लेगा क्रिसमस की प्रोडक्ट? क्रिसमस तो 25 दिसंबर को होती है, वो तो गुजर चुकी। अब आपको इस प्रोडक्ट का फायदा ही कोई नहीं है। अब आप 1 साल वेट करें और इसको अगले साल बेचें, ऐसा तो हम लोग नहीं करते। हम लोग कोई भी काम करते हैं तो प्रॉपर प्लानिंग के साथ काम करते हैं। आप जब एज अ वर्चुअल असिस्टेंट काम कर रहे हैं तो आपको बहुत अच्छा प्लानर भी होना चाहिए, बहुत अच्छा मैनेजर भी होना चाहिए, कि चीजें मैनेज करके चलनी है आपने। अगर आप मैनेज नहीं करेंगे, आपका भी नुकसान है, आपके क्लाइंट का भी नुकसान है। क्लाइंट भी भाग जाएगा, आपके पास भी पैसे नहीं आएंगे, फिर आप कहेंगे जी ये काम तो बड़ा अजीब सा है, इसमें तो पैसे नहीं बनते। इसमें पैसे तभी बनेंगे जब आप एक एक पॉइंट का ख्याल रखेंगे।
तो इसलिए लीड टाइम की प्लानिंग करना बहुत जरूरी है। और ये लीड टाइम चेंज भी हो सकता है, ये 90 डेज नहीं है। कोई ऐसी प्रोडक्ट है जिसके बनने में सिर्फ 5 दिन लगते हैं तो लीड टाइम कम हो जाएगा। कोई ऐसी प्रोडक्ट है जिसके बनने में 2 महीने लगते हैं तो लीड टाइम 4 महीने पे चला जाएगा, शिपिंग मिला के, इंस्पेक्शन मिला के। तो लीड टाइम हमेशा एक नहीं रहता, चेंज होता रहता है, और इसकी प्लानिंग के बगैर आप कामयाब बिजनेस नहीं कर सकते। अस्सलाम वालेकुम। हम लोग बात करेंगे परफॉर्मा इनवॉइस पे कि परफॉर्मा इनवॉइस क्या होती है। सबसे पहले हम ये सीख लेते हैं कि इनवॉइस क्या होती है। आप में से अक्सर को पता होगा, बल्कि सबको ही पता होता है, रसीद। सिंपल अल्फाज में उर्दू में अगर हम बात करें, अच्छा, रसीद 2 तरह की होती है। एक क्या होती है, आप किसी शॉप पे जाते हैं और आप वहां से जाके कोई भी चीज खरीदते हैं और उससे कहते हैं जी मुझे रसीद दे दें या मुझे इनवॉइस दे दें, वो आपको दे देता है, उसे हम कहते हैं ये इनवॉइस है या रसीद है। परफॉर्मा इनवॉइस क्या होती है? परफॉर्मा इनवॉइस ये होती है कि आपने किसी से बल्क में कोई चीज खरीदनी है, या बल्क में क्या, आपने कोई एक चीज अभी खरीदनी है, खरीदी नहीं है। आपने अली बाबा पे अपने सप्लायर को कहा जी मुझे आपसे अब ये चीज खरीदनी है, आपकी सब चीजें फाइनल हो गई, अली बाबा आप देख चुके, आपने उससे तय कर लिया, उसका मैसेज आपको आ गया, सब कुछ आपका तय हो गया फाइनल कि हम आपसे ये चीज इतने में खरीदेंगे। अब आप उसे कहते हैं जी मुझे आप परफॉर्मा इनवॉइस भेजें, वो फिर आपको एक इनवॉइस इशू करता है। परफॉर्मा इनवॉइस क्यों जरूरी है? उसमें सारी चीजें लिखी होती हैं कि इस एड्रेस पे डिलीवर होनी है, इस डेट को ऑर्डर प्लेस हुआ है, इस डेट से पहले ऑर्डर मिलना चाहिए, पर यूनिट प्राइस क्या है, टोटल कॉस्ट क्या है, पहले कितने पैसे देने हैं, बाद में कितने पैसे देने हैं, बैंक अकाउंट क्या है, कंपनी का नेम क्या है, कंपनी का एड्रेस क्या है, ये सारी चीजें आपके पास परफॉर्मा इनवॉइस पे लिखी होती हैं। जब आप सप्लायर से मैसेज पे बात कर रहे होते हैं ना, तो आपने उससे पूछा कितने की दोगे, उसने कहा जी $2 में दे दूंगा। अब उसके बाद आपकी चैट हो रही है जी अच्छा ठीक है कुछ कम कर लें, वो कहेगा $1.80 में कर लेते हैं। आप उसे कहते हैं थोड़ा सा और निगोशिएट करते हैं, आप कहते हैं जी कुछ और कम कर दें, वो कहते हैं जी फाइनल $1.5 में दूंगा आपको। आप कहते हैं चले ठीक है। फिर आपकी चैट हो रही है, फिर आप उसे कहते हैं जी अच्छा मुझे कब तक ऑर्डर मिल जाएगा, वो कहते हैं जी प्लान डेट को मिलेगा। फिर आप उससे बात करते जा रहे हैं, आप कहते हैं चलें जी आपका बैंक अकाउंट क्या है, वो अपना बैंक अकाउंट आपको भेज देता है। चैट हो रही है ना आपकी, बीच में और बातें भी हो रही हैं, निगोशिएट भी कर रहे हैं, आप कह रहे हैं ठीक है मुझे सैंपल भेजो, देखता हूँ करता हूँ, डिफरेंट बातें हो रही हैं। तो अब आप उस पर कहाँ ढूंढेंगे कि आपकी क्या क्या बात हुई है? तो परफॉर्मा इनवॉइस पे आपकी सारी जरूरी बातें एक जगह पे इकट्ठी हो जाती है, इसलिए ये जरूरी है। अभी आए मैं प्रैक्टिकली आपको दिखाता हूँ परफॉर्मा इनवॉइस कैसी होती है, उस पर क्या क्या कुछ लिखा होता है। ये इनवॉइस जो हमारे सामने है, इस पे ऊपर हमारे पास आ रहा है कंपनी का नाम, कोई भी कंपनी का नाम हो सकता है, ABC XYZ। ये ऊपर ये जहाँ पे ये आप लोग देख रहे हैं, ये आपके सामने कंपनी का नाम आ रहा है। अच्छा, नीचे आ रहा है एड्रेस, कंपनी का एड्रेस जिससे हम चीज खरीदने जा रहे हैं। अब ये एड्रेस के लिए ADD भी लिखा होता है। ये एड्रेस के स्पेलिंग पूरे लिखना जरूरी नहीं है, आपने ये नहीं कहना चाहिए ये एड क्या होता है, ये एड्रेस है। और नीचे टेलीफोन नंबर आ रहा है या मोबाइल नंबर, ये, और ये लिखा हुआ है जी परफॉर्मा इनवॉइस है। अच्छा, अब उसके बाद नीचे डिटेल आ जाती है बायर की, जो खरीदने वाला है। बायर का नाम यहाँ पे आ गया, कोई भी नाम है उसका, ये हमारे पास बायर का नाम आ गया इधर। अच्छा, अब उसके बाद नीचे बायर का एड्रेस है कि जहाँ पे ये प्रोडक्ट शिप होनी है। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पे जो एड्रेस लिखा होगा वहां पे प्रोडक्ट शिप होनी है। फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है, अमेरिकन कंपनी है, उनका न्यूयॉर्क में ऑफिस है। अब जो इनवॉइस इशू होगी वो उनके न्यूयॉर्क ऑफिस को इनवॉइस इशू होगी। अब वो कहते हैं ये सामान हमारा आप यूके में भेज दें, यूके में भी हमारा एक ऑफिस है, तो डिलीवरी एड्रेस वो हो जाएगा, लेकिन इनवॉइस पे जो एड्रेस आएगा वो बेसिकली आपकी कंपनी का एड्रेस आता है, आपके ऑफिस का एड्रेस आता है, शिपिंग एड्रेस नहीं आता यहाँ पे। और दोनों सेम भी हो सकते हैं कि आपका न्यूयॉर्क में ऑफिस है, उसी में आपका वेयर हाउस है और वहीं पे आपका सारा काम हो रहा है, तो वो एड्रेस दोनों सेम भी हो सकते हैं। अच्छा, ये एड्रेस आ गया यहाँ पे बायर का, ये जो आपके सामने आ रहा है। उसके बाद आ जाते हैं जी ऑर्डर नंबर, ये हमारे सामने लिखा हुआ है, ये एक फॉर्मेलिटी है। ये ऑर्डर नंबर आपने नहीं बताना, ये सप्लायर के पास क्योंकि डिफरेंट लोगों के ऑर्डर्स आए होते हैं ना, तो उसने कोई ना कोई ऑर्डर नंबर देना है आपको, ताकि उसके सिस्टम में उसे पता हो कि ये ऑर्डर किसका है। नाम से तो सप्लायर को याद नहीं होता, हजारों उसके बायर्स होंगे, तो वो ये ऑर्डर नंबर अपने सिस्टम में डालेगा, उसे पता चल जाएगा अच्छा ये फलां बंदे का ऑर्डर है, ये हाफिज अहमद का ऑर्डर है, तो उसे हाफिज अहमद का नाम नहीं याद रहेगा, उसे ऑर्डर नंबर से पता चलेगा ये जो हमारे सामने आ रहा है कि ये किसका ऑर्डर है। अच्छा, उसके बाद आ जाएगा इशू,
इशू डेट भी लिखा हो सकता है, इशू भी लिखा हो सकता है कि किस डेट को ये इनवॉइस इशू हो रही है। अब ये एग्जांपल आ रही है आपके सामने, आपने इसकी डेट्स पे नहीं जाना कि यहाँ पे डेट क्या लिखी हुई है। आगे हमारे पास आ जाता है पोर्ट ऑफ शिपमेंट, यानी कहां से ये शिपमेंट चलेगी। अगर चाइना में है तो हमने एग्जाम्पल ले लिया जी यीवू से निकलेगी, तो ये हमने एग्जाम्पल लिया। अगर पाकिस्तान में सामान है, एक फैसलाबाद में बन रहा है, तो पोर्ट ऑफ शिपमेंट हम क्या करेंगे, कराची, कि जी कराची पोर्ट से सामान शिप होगा। अब उसके बाद हमारे सामने डिलीवरी डेट आ गई है, ये डिलीवरी डेट आ रही है, और यहाँ पे आ रहा है जी बिफोर, कुछ भी डेट यहाँ पे। और डेट लिखने का भी हर किसी का फॉर्मेट अपना हो सकता है। कोई लिखेगा फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं जी 1 जनवरी 2030, एग्जाम्पल ले रहे हैं ना हम। अब कोई लिखेगा 1130, कोई लिखेगा 112030, कोई लिखेगा 1 जनवरी 2030, तो कोई भी फॉर्मेट हो सकता है। अब उसके बाद हम आ जाते हैं, वो लिखता है जी टर्म्स ऑफ पेमेंट, कि पेमेंट किस तरीके से होगी। हमने कहा जी टीटी लगवाएंगे जी, बैंक के थ्रू यानी ट्रांसफर करेंगे। यहाँ पे पेपाल के थ्रू भी हो सकता था, यहाँ पे क्रेडिट या डेबिट कार्ड के थ्रू आप पेमेंट कर रहे हैं, वो भी यहाँ पे हो सकता था। और मुझे नहीं लगता कि अब मुझे आपको ये बात बार बार बतानी पड़ेगी कि अगर कोई चीज पता चल गई है ठीक है, नहीं पता चली तो आगे कहीं पे आ जाएगी, उसका एक पूरा टॉपिक होगा। तो आपने किसी चीज को देख के ये नहीं भाग जाना कि जी हमें तो समझ नहीं आ रही, ये वर्ड अजीब अजीब है। कोई भी लफ्ज अजीब नहीं है, एक एक लफ्ज आपको पूरे कोर्स के दौरान मैं बताऊंगा, पूरा कोर्स में आपको सिखाऊंगा। उसके बाद आ जाते हैं जी हमारे पास आइटम नंबर्स के। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी से 2-3 आइटम्स खरीद रहे हैं, तो यहाँ पे ये 1 आ रहा है लिखा, फिर नीचे 2 आएगा, 3 आएगा। हम कह रहे हैं जी हम एक ही प्रोडक्ट ले रहे हैं, एक ही ले रहे हैं, ये प्रोडक्ट का नाम आ जाएगा यहाँ पे आइटम नेम के नीचे। उसके बाद ये यहाँ पे रिक्वेस्ट लिखा हुआ है, हम रिक्वेस्ट उससे कर रहे हैं मटेरियल की। यहाँ पे मटेरियल भी लिखा हो सकता है ऊपर, रिक्वेस्ट की जगह पे मटेरियल लिखा होगा, अच्छा, या क्वालिटी लिखा होगा, कुछ भी लिखा हो सकता है कि जी हमें ये इसकी क्वालिटी चाहिए, ये इसकी स्पेसिफिकेशन है, ये हमारे पास आ रही है। आगे हम उसे कहते हैं जी क्वांटिटी का टैब आता है हमारे पास कि हमें कितनी क्वांटिटी चाहिए। हमने कहा जी हमें 12,500 चाहिए थी। ये परफॉर्मा इनवॉइस आपका सप्लायर आपको बना के भेज रहा है, ये आप नहीं बना रहे। आपकी उससे जो बात हुई थी उसके मुताबिक उसने ये इनवॉइस आपके लिए तैयार की है। तो उसने ये यहाँ पे लिख दिया कि 12,500 यूनिट्स आपको चाहिए। पर यूनिट पर पीस आपकी उससे प्राइस तय हो गई है 3.57, ये आ रही है हमारे पास $3.57। अब ये आगे टोटल अमाउंट आ जाएगी। टोटल अमाउंट कैसे होगी, पर यूनिट प्राइस मल्टीप्लाई बाय टोटल क्वांटिटी। यहाँ पे जो भी अमाउंट बन रही है, क्योंकि हम ये एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, ये यहाँ पे टोटल में फिर आ गया, क्वांटिटी आ गई, और उसके बाद ये इसकी टोटल प्राइस आ गई। अब हम उसके बाद थोड़ा नीचे आ जाते हैं, तो यहाँ पे सप्लायर की बैंक डिटेल्स आ रही हैं। इनवॉइस पे बैंक डिटेल्स भी होंगी ना, कि आपने इस अकाउंट में पैसे देने हैं तो फिर आपको प्रोडक्ट आपकी मिलेगी। अच्छा, ये यहाँ पे हमने नीचे लिखा हुआ है डिपॉजिट, कि 30% डिपॉजिट होगा जो भी अमाउंट बनती है, और जो बैलेंस अमाउंट है वो बिफोर शिपिंग। लेकिन ये याद रखना है कि शिपिंग से पहले आपने इंस्पेक्शन करवानी है। इंस्पेक्शन करवा के, प्रोडक्ट को चेक करवा के, किसी भी एजेंट के थ्रू गूगल से मिल जाते हैं, चेक करवा के कि मेरी प्रोडक्ट ठीक है। थोड़े से पैसे लगते हैं, $300-400 लगता है। तो जब आप $20-30,000 आप या आपका क्लाइंट इन्वेस्ट करने जा रहा है, तो उसको समझाएंगे कि ये हमने पैसे जरूर लगाने हैं, $200-300-400 है। इंस्पेक्शन करवाएंगे कि प्रोडक्ट कहीं गलत तो नहीं है, और ये काम आपने शिपिंग से पहले करना है। अगर शिप होने के बाद आप कहीं पे जाके इंस्पेक्शन करते हैं तो फिर सप्लायर जिम्मेदार नहीं होता उसका। अच्छा, हम आगे, ये हमारे पास पेमेंट करेंसी तय हो जाती है आपकी, कि जी आपने $US में पेमेंट करनी है, या चाइनीज करेंसी में करनी है, या ब्रिटिश पाउंड में करनी है, या कैनेडियन डॉलर में करनी है, जिस भी कंट्री से ले रहे हैं। अब देखिए हम ले चाइना से रहे हैं, एग्जाम्पल ये इनवॉइस चाइना से आई है, तो अब चाइना में चाइनीज करेंसी में भी वो पेमेंट ले सकता है, RMB में पेमेंट ले सकता है। RMB चाइनीज करेंसी का नाम है, जिस तरह पाकिस्तानी करेंसी का नाम PK आ रहा है। तो अब यहाँ पे ये करेंसी आ गई, नीचे बेनिफिशियरी अकाउंट नंबर। बेनिफिशियरी का मतलब जिसको बेनिफिट हो रहा है, जिसको पैसे जा रहे हैं, वो बेनिफिशियरी होता है। तो यहाँ पे बेनिफिशियरी का अकाउंट नंबर आ जाएगा, नीचे उसका स्विफ्ट कोड हमारे सामने लिखा आ रहा है। जब भी आप इंटरनेशनली पैसे ट्रांसफर करते हैं ना, तो एक स्विफ्ट कोड भी लाजमी यूज होता है। जिस तरह लोकली आप ब्रांच कोड कहते हैं ना, आपने किसी को बैंक अकाउंट में पैसे देने हैं, वो आपको अकाउंट नंबर दे के साथ ब्रांच कोड भी बताता है। इसी तरह स्विफ्ट कोड भी ब्रांच कोड ही होता है, लेकिन ये इंटरनेशनली यूज होता है। जब आप एक मुल्क से दूसरे मुल्क में पैसे भेज रहे हैं,
तो ब्रांच कोड की जगह पे स्विफ्ट कोड यूज होता है। फिर नीचे बेनिफिशियरी का कंट्री आ रहा है, ये किस कंट्री में है, फिर उसका नाम आ रहा है कि जी उसके कंपनी का नाम क्या है या उसका अकाउंट जिस नाम पे है उस अकाउंट का नाम क्या है। अब आपने यहाँ पे ये नहीं देखना कोई भी कि जी ये हम चाइना से ले रहे हैं, बैंक अकाउंट यूएसए में है, कुछ भी है, किसी भी कंपनी का बैंक अकाउंट कहीं भी हो सकता है। ऐसा होता है कि आप चाइना से सामान लेते हैं, वो कहेगा जी मेरी हांगकांग में भी कंपनी है या मेरी यूएसए में भी कंपनी है, आप मेरे ये यूएसए बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दें। तो ये जरूरी नहीं है जिस कंट्री से ले रहे हैं उसका बैंक अकाउंट वहीं पे हो। हाँ, उसकी कंपनीज डिफरेंट जगहों पे हो सकती है ना, तो वो किसी भी अपने कंपनी अकाउंट में आपसे पैसे लेगा, कंपनी अकाउंट में पैसे लेगा, उसने अपना कंट्री या रीजन बता दिया, बेनिफिशियरी नेम आ गया, उसका एड्रेस आ गया, बैंक का नाम आ गया, नीचे ये बेनिफिशियरी बैंक आ रहा है हमारे सामने, बैंक का एड्रेस भी आ गया, बेनिफिशियरी बैंक एड्रेस, और ये राउटिंग नंबर या अकाउंट नंबर, इसको सिंपली आप कह लें अकाउंट नंबर वगैरह आ गया, और ये पेमेंट कोड आ गया। जब आप पेमेंट ट्रांसफर करते हैं तो डिफरेंट पेमेंट कोड होते हैं, आपका इससे कोई ताल्लुक नहीं है, वो ये भेजेगा। कुछ केसेस में आपको कोड नहीं चाहिए होता, कुछ बैंक ट्रांसफर्स में कहीं पे कोड चाहिए होता है तो होगा, नहीं चाहिए होगा तो हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। मोस्ट ऑफ द केसेस हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ती है, कहीं पे होगी तो हम ऐड कर देंगे, उसने हमें सारी चीजें यहाँ पे दी होंगी। अकाउंट नंबर अलग से भी हो सकता है, राउटिंग नंबर अलग से हो सकता है, कहीं पे शॉर्ट कोड और अकाउंट नंबर होगा अगर यूके का होगा। अब ये डिफरेंट चीजें जो उसने डिटेल यहाँ पे दी है ये अलग अलग हो सकती है। हर कंट्री के बैंक अकाउंट नंबर के साथ जो चीजें लिंक होती हैं वो अलग अलग होती हैं। कोई कहता है जी स्विफ्ट कोड लगाओ, कोई कहता है नहीं लगाओ, कोई कहता है राउटिंग नंबर लेके आओ, कोई कहता है शॉर्ट कोड लेके आओ। ये जो भी चीज होगी वो आपको प्रोवाइड कर देगा, आप अपने क्लाइंट को दे देंगे जी इस अकाउंट में ये पेमेंट ट्रांसफर कर दें। उस पेमेंट ट्रांसफर करते हुए जो जो चीजें वो पूछ रहा होगा वो आपके पास यहाँ पे अवेलेबल होंगी। कोई चीज नहीं अवेलेबल, फॉर एग्जाम्पल वो आपको इनवॉइस दे देता है और यूके का बैंक अकाउंट है और शॉर्ट कोड देना भूल जाता है, तो जब आप ट्रांसफर कर रहे होंगे ट्रांसफर ही नहीं होंगे, वो बैंक आपसे ऑनलाइन कहेगा शॉर्ट कोड लेके आए, तो फिर आप सप्लायर से कहेंगे जी ये शॉर्ट कोड आपका मिसिंग है, वो आपको शॉर्ट कोड भिजवा देगा। तो ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि अगर नहीं होगी तो कोई गलत ट्रांजैक्शन हो जाएगी। आपने चीजें सारी वेरीफाई जरूर करनी है, नेम वेरीफाई, सब कुछ वेरीफाई करके उसके बाद आपने पेमेंट। अस्सलाम वालेकुम। हम लोग इस सारे बिजनेस के अंदर इस सारे सिनेरियो में एक टर्म सुनते हैं BOL, बिल ऑफ लेडिंग। बिल ऑफ लेडिंग क्या है और इसकी क्या जरूरत पेश आती है, इस पे हम बात करेंगे अभी। बिल ऑफ लेडिंग लफ्ज से आपको समझ में आ गया कि लेडिंग का बिल, लेडिंग मतलब जहां आपका सामान पहुंच रहा है, तो बिल ऑफ लेडिंग बेसिकली वो बिल होता है जो आपके सप्लायर से सामान निकला और पोर्ट पे पहुंचा, तो पोर्ट वालों के लिए जो पोर्ट पे कस्टम डिपार्टमेंट है उनको बिल ऑफ लेडिंग चाहिए होता है। बिल ऑफ लेडिंग पे लिखा होता है कि आपका कितना सामान है। फॉर एग्जांपल आपके ग्लास हैं, उस पे लिखा होता है जी 1000 ग्लास हैं और एक डब्बे में 100 ग्लास हैं, टोटल 10 डब्बे हैं और ये इस एड्रेस से निकले हैं, इस मुल्क से, चाइना में, शंघाई में और यूके में, मैनचेस्टर में या लंदन में इस वेयर हाउस पे पहुंचने। और आपका ट्रैकिंग नंबर होता है कि आपने ट्रैक करना हो कि मेरा सामान कहां पहुंच गया। अगर बहरी जहाज भी है, शिप भी है, तो उसके अंदर भी तो ट्रैक हो रहा होता है। वो आपको वेबसाइट मिल गई। अब बिल ऑफ लेडिंग हर कंपनी का अलग अलग होगा। आपके सामने एक फॉर्मेट तो आ जाएगा, आप एक फॉर्मेट तो देख लेंगे स्क्रीन पे, लेकिन ये सिर्फ एक सैंपल है और इस पे डिफरेंट कंपनीज हैं, फ्रेट फॉरवर्डर्स डिफरेंट है। तो कभी कोई बंदा अपनी वेबसाइट का लिंक देगा, कभी कोई अपनी वेबसाइट का लिंक देगा कि जी हर सप्लायर अलग अलग भी दे सकता है ना, कि जी इस वेबसाइट पे जाके ये बिल ऑफ लेडिंग पे ट्रैकिंग नंबर है, ये डालेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका ऑर्डर कहां पहुंचा है। बिल्कुल आपको ये भी पता चल जाएगा कि समंदर में है और समंदर में किस जगह पहुंच गया। आप सुबह दोपहर शाम चेक करेंगे तो अपडेट हो रहा होगा, ट्रैकिंग सिस्टम लगा हुआ शिप के अंदर, अपडेट हो रहा है कि जी कराची से निकला था, अब कराची से 100 किलोमीटर के फासले पे समंदर में है, या अब ये मैनचेस्टर के करीब समंदर में पहुंच गया है, या लिवरपूल के करीब समंदर में पहुंच गया है। ये सारा आपके पास डेली बेसिस पे अपडेट हो रहा होता है। बिल ऑफ लेडिंग जरूरी क्यों है? ये जरूरी इसलिए है कि हो सकता है आप DDP प्राइस ना ले रहे हो। DDP वो प्राइस है जिसमें एवरीथिंग पेड है और आपके वेयर हाउस पे सामान पहुंचना है। यहाँ पे आपको बिल ऑफ लेडिंग नहीं चाहिए क्योंकि ये सप्लायर का हेडेक है, वो आपके वेयर हाउस पे सामान पहुंचा देगा। जहां पे आपको बिल ऑफ लेडिंग चाहिए
वो इस सूरत में पेश आ सकता है कि आपने एक फैक्ट्री से सामान लिया, लेकिन आपने उसके जिम्मे नहीं लगाया कि मुझे पहुंचा दो। आपने कहा कि जी मेरा फ्रेट फॉरवर्डर है, मेरी कंपनी है, मेरी कंपनी से मुराद ये है मैंने किसी और को हायर किया है, वो आपसे सामान उठाएंगे और मेरे पास पहुंचा देंगे। तो ये उनका आपस में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। फैक्ट्री कहती है देखिए जी मैं आपको ये सामान दे रहा हूँ, और शिपर कहता है जिसने भेजना आगे, ठीक है जी मुझे बिल ऑफ लैंडिंग रिसीव हो गया, मुझे पता चल गया कि इतना इतना सामान है, इतने बॉक्सेस में ये चीजें, क्योंकि वो कहता है मैंने आगे प्रेजेंट करनी है कस्टम डिपार्टमेंट को। अब जो भेजने वाला है उसको तो नहीं पता कि कितने बॉक्सेस है और क्या है, जब तक उसके पास बिल ऑफ लैंडिंग नहीं आएगा वो ये चीज कस्टम को नहीं बता सकता। अब वो शिपर ये काम तो नहीं करेगा कि उसके बाद 10 डब्बे आए, वो 10 डब्बे खोलेगा, अंदर देखेगा उसमें कितने और बॉक्सेस हैं, फिर बॉक्सेस खोल के देखेगा प्रोडक्ट क्या है। वो कहेगा मुझे आप बिल ऑफ लैंडिंग दे दें, एक पेपर पे लिख के दे दें, बता दें कि इसमें क्या क्या कुछ है, ताकि मैं आगे प्रेजेंट कर सकूं इसको। अभी मैं आपको स्क्रीन पे प्रैक्टिकली दिखाता हूं कि बिल ऑफ लैंडिंग कैसा होता है, ट्रैकिंग नंबर कहां पे होता है। लेकिन अगेन ये चीज माइंड में रखनी है, ट्रैकिंग नंबर ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, फिक्स जगह पे नहीं होगा, लेकिन आपको पता चल जाएगा कि ये ट्रैकिंग नंबर है, ये लिखा होगा उसके ऊपर। आइए मैं आपको दिखाता हूं। अभी हमारे सामने आ रहा है ये बिल ऑफ लैंडिंग। पहली चीज ये है कि आपने ये नहीं सोचना कि आपको इसमें सारी चीजें नजर नहीं आ रही, ये नजर आना जरूरी भी नहीं है, क्योंकि ये एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि बिल ऑफ लैंडिंग इस तरह का एक पेपर होता है जिसपे ऊपर ये एड्रेस आ रहा है हमारे सामने, ये वाला, कि जहां से सामान शिप हो रहा है जिस फैक्ट्री से। अच्छा, उसके बाद ये नीचे आ रहा है, ये कर्सर मैं घुमा रहा हूँ यहाँ पे, ये जो नीचे आ रहा है यहाँ पे ये सामान जाना है, पहुंचना है। मैंने आपको याद होगा पहले आपको बताया था परफॉर्मा इनवॉइस के बारे में, कि परफॉर्मा इनवॉइस पे जो आपका एड्रेस लिखा होता है वो जरूरी नहीं है जहां पे पहुंचना है सामान वहां का एड्रेस हो, उस पे वो एड्रेस भी हो सकता है जो आपकी कंपनी का ऑफिस का एड्रेस है, सामान आप कहीं और ले रहे हैं, लेकिन बिल ऑफ लैंडिंग पे वो एड्रेस लिखा होगा जहां पे आपका सामान पहुंचना है। अच्छा, उसके बाद ये यहाँ पे नीचे आइटम्स आ रही हैं आपकी, जो भी आपकी प्रोडक्ट का नाम है, और ये नीचे उसके बॉक्सेस आ रहे हैं कि जी 870 बॉक्सेस हैं या 500 बॉक्सेस हैं, या आगे उसका टोटल वेट आ रहा है, सीबीएम आ रहा है, यानी मुराद होती है इससे कि डायमेंशनल वेट क्या है, प्रोडक्ट की विड्थ क्या है, उसकी लेंथ क्या है, और उसका टोटल वेट कितना है। यहाँ पे उसका टोटल वेट आ जाता है। ये मैं आपको ऊपर भी बता चुका हूँ, ये ट्रैकिंग नंबर आ रहा है, और ये नीचे भी सेम ट्रैकिंग नंबर आ रहा होता है हमारे पास। ये बारकोड होता है, चाहे तो आप इसको स्कैन करके भी चेक कर सकते हैं कि प्रोडक्ट कहाँ पहुंची है, चाहे आप वेबसाइट पे जाके, ये लिंक आपको सप्लायर दे देता है, बिल ऑफ लैंडिंग पे भी होता है, सप्लायर आपको वैसे भी दे देता है, या शिपिंग एजेंट आपको वैसे भी लिंक दे देता है कि इस लिंक पे जाके आप अपना ट्रैकिंग नंबर लिखेंगे तो आपके पास डिटेल आ जाएगी कि आपकी प्रोडक्ट इस वक्त कहां पहुंच चुकी है। तो आप टाइम बाय टाइम इसको चेक भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ इश्यूज भी आ जाते हैं। बाज़ दफा शिप में कोई इशू आ गया, शिप खराब हो गया, या रास्तों के कोई ऐसे इश्यूज आ गए, समंदर में भी आ सकते हैं ना, बाज़ दफा रूट का इशू होता है, कोई मसला हो गया, उन्होंने रोक दिया जी आप 2 दिन जहाज यहाँ पे रखे, आगे तूफान है, नहीं चलना, कोई भी रीजन है। तो अब आप बैठे हो कि जी मुझे 25 डेज में हम एग्जाम्पल लेने सामान पहुंचना था, अब 25th डे को आप बैठे जी सामान नहीं मिला, आपको पता चले जी शिप तो 10 दिन लेट हो गई है। तो इसलिए ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप डेली बेसिस पे या एवरेज 2nd या 3rd डे चेक करें कि ऑन टाइम है सामान, कहीं पे डिले तो नहीं है, क्योंकि अगर डिले है तो आप उस हिसाब से प्लानिंग करें कि आपका सामान लेट हो रहा है, आपने आगे 3PL पे चार्जेस पे करने हैं, रेंट आपने पे करना है वहां पे, आप उसे बताएंगे मेरा सामान 1 हफ्ता लेट है, तो आप 1 हफ्ते बाद से उसको चार्जेस पे करेंगे ना जब सामान पहुंचेगा। और या कोई सीजनल प्रोडक्ट है, कोई भी इशू है, तो आप एटलीस्ट अपनी प्लानिंग कर सकें कि आपको किस तरीके से चलना है। अगर ये आपका शिपिंग एजेंट है या आपने सप्लायर से डायरेक्ट कहा है कि मुझे DDP प्राइस दो, मुझे डिलीवर ड्यूटी एवरीथिंग पेड हो, मुझे बस वहां पे मिले सामान, यूके में मिले या यूएसए में मिले, तो आपका सप्लायर आपको बिल ऑफ लैंडिंग दे देगा और ट्रैकिंग नंबर दे देगा। इसको आपने चेक जरूर करते रहना। चलें जी, आप लोगों ने देख लिया बिल ऑफ लैंडिंग किस तरह का होता है। जो जो चीजें मैंने आपको दिखाई हैं, बताई हैं, ये चेंज भी हो सकती हैं। फैक्ट्री का नाम कहीं और भी लिखा हो सकता है, ट्रैकिंग नंबर कहीं और भी हो सकता है, बार कोड लेफ्ट पे भी हो सकता है, राइट पे भी हो सकता है, और बिल ऑफ लैंडिंग डिफरेंट कंपनीज का भी हो सकता है, ABC का भी हो सकता है, XYZ का भी हो सकता है, WTC का भी हो सकता है। तो इसके अंदर चेंजिंग हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। बस आपको पता होना चाहिए कि बिल ऑफ लैंडिंग क्या है, कि जिस पे सारी डिटेल लिखी होती है और वो किस तरह का होता है, ये आपको पता चल गया है, और यही आपको पता होना चाहिए।